हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 17, जिसमें कि होंगे 1301 से लेकर 1400 तक के इडियम्स। बाकी सभी चीज़ें आपको पता ही होंगी ऑलरेडी, कैसे हम क्या चीज़ें कैसे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी ये सभी सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है, कोई बिगनर है जिसने कभी भी वोकैब को नहीं पढ़ा है, कम से कम टाइम में वो मतलब वोकैब में कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा है, सब चीज़ें याद करना चाह रहा है, तो ये सभी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पीडीएफ्स के लिए आप इन सभी की सभी पीपीटी, जैसे हम अपनी क्रक्स प्रो बनाते हैं या फायर पीडीएफ, सभी की सभी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। नॉमिनल से चार्ज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बेसिकली उनका मोटिव, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे ऐसा क्यों कर रखा है, मतलब देखो सारा का सारा कंटेंट आपका फ्री है यूट्यूब पर, बस उसमें आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने पड़ेंगे। और पेड पीडीएफ का मतलब ये था क्योंकि हमने उनको कस्टमाइज़ कर रखा है, मतलब आपका समय इतना बचा देगी और रिवीजन पार्ट के लिए इतना हेल्पफुल होगी वो चीज़ आप अपने आप खुद जज कर सकते हैं। पुराने अपने हमारे जो बच्चे हैं सभी के सभी को फ़ायदा हुआ है उनसे। बाकी आप सैम्पल अगर आपको देखने हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। 100 ईडियम हम इसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कंपाइलेशन जल्दी ही, अब शायद नेक्स्ट वीडियो कंपाइलेशन की ही आए, मतलब ईडियम का 3 वीडियो में ये मतलब टोटल ईडियम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला ईडियम है हमारा सेट द रिकॉर्ड स्टेट। सेट द रिकॉर्ड स्टेट का मतलब हो जाता है गिव ए करेक्ट अकाउंट, मतलब कि सही विवरण देना। अब देखो रिकॉर्ड, यहाँ पर जो रिकॉर्ड शब्द यूज़ हुआ है, वो जो रिकॉर्ड है लेखा जोखा से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है। और स्टेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब कि सीधा सीधा किसी चीज़ का मतलब रिकॉर्ड का सीधा सीधा उसको बताना। तो मुहावरे की जड़ें जो है लेखा जोखा से रिलेटेड है, दस्तावेज से रिलेटेड है। पहले ज़माने में जब रिकॉर्ड लेखा जोखा मैनुअली बनाए जाते थे, कोई गलती होने पर उसे सही करना रिकॉर्ड स्टेट करना कहलाता था, मतलब कि बिल्कुल सीधे सीधे इसका बताओ, क्योंकि अकाउंट्स में गड़बड़ी होती है ना, उनमें छेड़छाड़ होती है, घुमा फिरा कर उसमें चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया जाता है। तो अगर कोई कह रहा है सेट द रिकॉर्ड स्टेट इन रिकॉर्ड को, इन अकाउंट्स को जो इसमें डाटा है उसको स्टेट रूप में दो, बिल्कुल सीधा सीधा दो जो बिल्कुल ओरिजिनल है, तो इसका मतलब हो जाता है सही विवरण देना। आई होप ईडियम आपको समझ आ चुका होगा, इसका कंटेक्स्ट समझ आ चुका होगा। और इमेज भी आप देख सकते हैं, इमेज में ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब आपका ये जो कंटेक्स्ट है ये ज़रूरी है इसमें। मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि इमेज हो इमेज, या फिर हिस्ट्री हो, या फिर डायरेक्ट कुछ मीनिंग से भी अगर आपको याद हो रहा है तो कोई सा भी आप कंटेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक इडियम ऐसे होते हैं जो केवल और केवल इमेज के बेस पे आपके आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा सेट द व्हील्स इन मोशन, मतलब टू इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब कि काम शुरू करना। औद्योगिक क्रांति से जुड़ा है, जब फैक्ट्रियों में मशीनों के पहिए चलते थे, उनके घूमने से पूरा उत्पादन शुरू हो जाता था। अब देखो व्हील्स जो हैं वो मोशन में आ गई हैं, और मोशन में आने पर उनको सेट कर दिया गया है। तो मोशन में आने का मतलब है, मतलब जो हमारी कंपनी है, हमारी फैक्ट्री है, उसमें जो व्हील्स हैं मोशन में आ गए हैं, तो काम स्टार्ट हो चुका है। बेसिक सा इसमें लॉजिक लग रहा है। पहिए को घुमाना एक क्रिया की शुरुआत को दर्शाने लगा, और फिर यह मुहावरा रूपक के रूप में योजनाओं, फैसलों, घटनाओं के आरंभ के लिए यूज़ होने लगा। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा इडियम सेट देयर फेस अगेंस्ट, मतलब कि अपोज स्ट्रांगली, ठान लेना, दृढ़ता से विरोध करना। फेस अगेंस्ट से ही आपको पढ़कर चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी फील हो रही होंगी। बाइबल से आया है, राजसी धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है। फेस यानी कि चेहरा प्रतीक होता था किसी व्यक्ति की दिशा, इरादा और विचार का, है ना। फेस, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के विरोध में अपना चेहरा करता था तो वह उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था। भाई सीधा सा एक लॉजिक है। किसी का फेस है जो मतलब वो किसी के खिलाफ कर रहा है, तो कहने का मतलब है आप उससे मतलब उसके विरोध में हैं, आप उसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो सेट देयर फेस अगेंस्ट, मेन इसमें जो कीवर्ड है वो फेस अगेंस्ट ही है। तो आप किसी के फेस के अगेंस्ट है तो आप कहीं ना कहीं उनसे शत्रुता रखते हैं, विरोध रखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा शेक ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। अब देखो शेक ऑफ का जो मूल अर्थ है किसी चीज़ को हिलाकर गिरा देना, शेक करना। शेक क्या होता है? कंपन, है ना, वाइब्रेट, किसी चीज़ का हिलना। अब देखो जैसे ये है, इसके हाथ पर कीड़ा चल रहा है, तो ये एकदम जैसे आपने भी फील किया होगा, कुछ एक ऐसी चीज़ अगर हमारे हाथ पर आ जाती है तो हम एकदम हाथ झटक के मारते हैं, तो वही चीज़ है शेक ऑफ, मतलब
कि किसी चीज़ को, मतलब जैसे यहाँ पर हाथ की सेंस है, हाथ आप झटक कर मारेंगे, एकदम हिलाकर दूर कर देंगे। ठीक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ यह मुहावरा है, जैसे कोई जानवर अपने ऊपर लगे कीचड़, पानी या फिर कीड़े को हिलाकर गिरा देता है ना। जैसे जानवरों के ऊपर आपको पता ही होगा, जब वे गीले हो जाते हैं तो अपने जो हेयर्स होते हैं उनको सुखाने के लिए मतलब वे झटकते हैं उनको, मतलब एकदम शेक कर देते हैं। वही चीज़ है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। उन्होंने बालों से छुटकारा पाया है और इस लड़के ने इस कीड़े से छुटकारा पाया है, शेक ऑफ करके। यह भावनात्मक प्रतीकात्मक समस्याओं के लिए इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि डर, तनाव या फिर किसी का पीछा। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक अर्थों में भी ये यूज़ होने लगा। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है शार्प एज ए टैक, मतलब कि मेंटली एक्टिव, एक क्लेवर पर्सन हो जाएगा, बहुत ही बुद्धिमान। अब देखो, टैक होता है एक छोटी कील, ठीक है, और कील जो है ना उसका आगे का जो वो एक पॉइंट होता है ऐसा, है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, धारदार होता है ना। जब किसी को शार्प एज टैक कहा गया तो इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति उसी तरह तेज और सटीक है जैसे कि कील की नोक। कील की नोक आपको पता ही होगी कितनी ज़्यादा शार्प होती है, सटीक होती है, तेज होती है। तो ऐसे ही किसी को अगर हम शार्प एज ए टैक कहा जाता है तो मतलब वो इतना शार्प है जितना कील की नोक। मतलब इसकी जो तुलना है वो बुद्धिमत्ता से स्पष्ट सोच के लिए की जाती है। यह मुहावरा आज भी बहुत ज़्यादा आम है। शार्प एज ए टैक का मतलब हो जाएगा इतना ज़्यादा तेज, इतना ज़्यादा मतलब नुकीला कह सकते हैं, या मतलब जितना शार्प आप इसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। शार्प जैसे हम कहते हैं ना, इस बच्चे का तो शार्प माइंड है, तो वही चीज़ वो इतना शार्प है जितना कील की नोक। तो मीनिंग हो जाएगा मेंटली एक्टिव, ए क्लेवर पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान। जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही बुद्धिमान है, शार्प एज ए टैक है। नेक्स्ट इडियम है शार्प प्रैक्टिसेस, मतलब कि डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान तरीके। शार्प का अर्थ यहाँ पर चालाकी से लेकिन नैतिकता के खिलाफ लिया गया है। मतलब थोड़ा सा नेगेटिव आप सोच सकते हैं इसको। यह विशेष रूप से व्यापारिक या पेशेवर क्षेत्रों में इस्तेमाल होता था, जहाँ लोग नियमों की सीमाओं का लाभ उठाते हुए अनुचित तरीकों से सफलता प्राप्त करते थे। यह शार्प डीलिंग या फिर शार्प ट्रेडिंग जैसे शब्दों से निकला है, जो धोखे या चालबाजी के पर्यायवाची शब्द बन गए थे। तो शार्प प्रैक्टिसेस मतलब कि आप शार्प प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि चालाकी वाली, मतलब जो हम एक बेसिक हम किसी से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उससे परे जाकर आप उसमें चालबाजी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। तो शार्प प्रैक्टिसेस मतलब कि आप शार्प हैं, मतलब एक दिमाग में आप एक चाल लेकर चल रहे हैं। आपका दिमाग में एक मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा है, तो आप बेईमानी वाले तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो डिसऑनेस्ट मीन हो जाएगा इसका, चालाकी से आप चीज़ें कर रहे हैं और नैतिकता के वे खिलाफ हैं। ठीक है, व्यापारिक पेशेवर क्षेत्रों में इसका यूज़ होता था, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मतलब ये शार्प प्रैक्टिसेस कर रहा है, बेईमान तरीके, ये मतलब घूस ले रहा है और करप्ट है ना। तो शार्प प्रैक्टिसेस, डिसऑनेस्ट मीन नेगेटिव, इसका मीनिंग हो जाता है नेगेटिव सेंस के साथ है ये, बेईमान तरीके। नेक्स्ट इडियम है हमारा शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब कि टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, और फॉल्स टीयर हो जाएगा टू प्रिटेंड ग्रीफ, मतलब कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, सहानुभूति का नाटक करना। दिखावा करना किस चीज़ का, मतलब कि आपके अंदर सहानुभूति है। फॉल्स टीयर, आप मतलब झूठे आंसू बहा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं दुख का, है ना। मगरमच्छ के आंसू आपने हिंदी में सुना होगा, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखो ये चीज़ें आपने हिंदी में सुनी होगी, है ना, मगरमच्छ के आंसू। इस मुहावरे की जड़ें मध्य युगीन मान्यताओं में है, जहाँ पर एक विश्वास था कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाते समय आंसू बहाता है। ये पहले के समय में, उस समय में एक मान्यता थी कि जब मगरमच्छ अपना शिकार को खाता है तो वो आंसू बहाता है, मानो उसे दुख हो रहा हो, जबकि वास्तव में वह क्रूरता कर रहा होता है। तो ये एक मान्यता थी कि जब क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ है, अपने शिकार को खाते हैं तो वो उस समय आंसू बहाता है ना, लेकिन हकीकत में कुछ और अलग था, हकीकत में वो क्रूरता कर रहा होता था। तो मगरमच्छ के आंसू हिंदी से भी आप रिलेट कर सकते हैं और इस मान्यता को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये मतलब अपना शिकार को इसने खा रहा है उसको, और मतलब आंसू बहा रहा है और हंस भी रहा है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा शेड लाइट ऑन, टू एक्सप्लेन ए सिचुएशन, स्थिति को स्पष्ट करना, किसी स्थिति को समझना। अब इसका जो कंटेक्स्ट है, इसकी जो हिस्ट्री है, बाइबल से आती है, पुराने अंग्रेजी साहित्य से प्रेरित है। प्रकाश का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान, समझ और सच्चाई। टू शेड लाइट मतलब कि प्रकाश डालना, शेड मतलब कि किसी चीज़ पर मतलब प्रकाशमान करना, किसी चीज़ पर लाइट डालना, है ना। का तात्पर्य किसी अज्ञात या स्पष्ट विषय को समझाने या उजागर करने से है। शेड लाइट ऑन, किसी चीज़ पर आप लाइट डाल रहे हैं, स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, किसी स्थिति को समझना,
है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो पढ़कर भी आप इसका सेंस समझ सकते हैं। मतलब वही चीज़ है, किसी चीज़ पर आप प्रकाशमान किसी को प्रकाशित कर रहे हैं, तो मतलब कि उसको मतलब उसकी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, सिचुएशन को आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा शुक इन देयर शूज़, ट्रेम्बल विद फियर, डर से थर थर काँपना। शुक जो होता है वो मतलब शेक है ना, उसी की ये वर्ब की फॉर्म है, मतलब हो जाता है काँपना। इन देयर शूज़ यह दर्शाने के लिए जोड़ा गया कि डर का स्तर इतना था कि व्यक्ति के पैर तक काँप रहे थे। यह एक चित्रात्मक मुहावरा है जो डर की तीव्रता को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको ही पता होगा, पैर काँपना कहते हैं हम डर के मारे इसके पैर काँप रहे हैं, है ना, तो वो डर से थर थर काँपना ईजी इडियम हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा शूट थ्रू। शूट थ्रू का मतलब हो जाता है लीव, टिपिकली टू एस्केप और अवॉइड समवन और समथिंग, खिसक जाना, चुपचाप निकल जाना। शूट थ्रू मतलब कि लीव, किसी चीज़ को छोड़कर चले जाना, है ना। टिपिकली टू एस्केप और अवॉइड किसी मतलब एस्केप भी वही हो जाता है भाग जाना, और अवॉइड कर देना किसी चीज़ को, तो खिसक जाना, चुपचाप कहीं से निकल जाना। अब देखो शूट जो है यहाँ पर तेज़ी से निकल जाना के अर्थ में हुआ है। वैसे जो शूट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब शूट करना, आपको पता ही होगा, है ना। और वेग से चढ़ना भी इसका मीनिंग हो जाता है हटाना, तेज़ी से निकल जाना भी इसका मीनिंग होता है। और थ्रू यहाँ पर यह संकेत देता है कि व्यक्ति कहीं से होकर निकल गया है, अर्थात वहाँ से गायब हो गया। शूट थ्रू मतलब वही हो जाएगा कि मतलब कि तेज़ी से निकल जाना, मतलब थ्रू मतलब किसी चीज़ में को निकल जाना, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो वो मतलब कहीं से किसी चीज़ से या फिर कहीं से वो चुपचाप खिसक गया है, निकल गया है। इसे अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी या मुश्किल स्थिति से बचने के लिए भाग जाता है। शूट थ्रू, है ना। तो शूट थ्रू में आप शूट को मतलब तेज़ी से हटाना, किसी चीज़ में से किसी को हटाना, है ना, खिसक जाना कहीं से। तो शूट थ्रू का मतलब हो जाएगा खिसक जाना, चुपचाप निकल जाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा शूटिंग फिश इन ए बैरल, एक्सेप्शनली ईजी टू डू, बहुत आसान। अब देखो बैरल है, बैरल में फ़िश है, आप शूट कर रहे हैं, मार रहे हैं मतलब फ़िश को, या फिर पकड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब वो मतलब अपने तालाब में होती, कहीं नदी में होती, भाग सकती थी, अब वो बैरल में कहाँ भागेगी, तो वो मतलब आराम से उसको टारगेट किया जा सकता है, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। पुराने ज़माने में जब मछलियों को पकड़ने के आसान तरीकों का मजाक उड़ाया जाता था, तो यह कल्पना की जाती थी कि अगर मछलियाँ एक छोटे से बैरल में बंद है और उनमें से किसी पर गोली चलाई जाए तो उन्हें चूकना लगभग असंभव होगा, मतलब लग जाएगी आराम से। इस विचार से यह मुहावरा बना कि किसी बेहद आसान लक्ष्य को निशाना बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैरल में बंद मछलियों को मारना। मेरे हिसाब से इडियम ईजी है, आपको समझ आ चुका होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बैरल है, इसमें मतलब काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, इनको मतलब ये शूट करना चाह रहा है, तो बहुत आसान ये एक टास्क होगा। नेक्स्ट इडियम है शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क मतलब आप डार्क अंधेरे में तीर मार रहे हैं, हिंदी में आपको पता होगा अंधेरे में तीर मारना मतलब कि तुक्का मारना। तो इडियम तो ये ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। एन अटैम्प्ट, एक अटैम्प्ट है दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू सक्सीड, मतलब कि आपको आशा नहीं है कि वो सही होगा, सफल होंगे आप उसमें। और विद लिटिल चांस ऑफ वर्किंग, आप मतलब उसमें कम चांस है उसको मतलब वर्क करने के, उसको ठीक होने के कम चांस है। रैंडमली डूइंग समथिंग, ये भी समझ आ गया होगा। द आउटकम ऑफ विच इज़ अननोन, एक परिणाम जो मतलब आपको पता नहीं है। शॉट इन द डार्क का मतलब हुआ बिना देखे, बिना जानकारी के कोई कोशिश करना। ये वाक्य उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति संभावनाओं पर आधारित अनुमान लगाता है, जैसे अंधेरे में कुछ बिना देखे वो गोली चला रहा है। इडियम ईजी है, देख सकते हैं आप। मतलब चांस यहाँ पर 1% है, ऑफ मोड ऑन हो गया इसका, तो मतलब ये शॉट इन द डार्क कर रहा है, जस्ट शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर मार रहा है, कोशिश कर रहा है, इसको पता नहीं है इसका परिणाम क्या होंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा शो वाइट फ्लैग। सरेंडर्ड मतलब कि आत्मसमर्पण करना, वाइट फ्लैग, तो ये तो वाइट फ्लैग जो होता है ये तो वैसे ही शांति का मतलब आपने शांति का प्रस्ताव रखा है, आपने आत्मसमर्पण किया है। सफ़ेद झंडा युद्ध के समय आत्मसमर्पण का सार्वभौमिक प्रतीक है। इस परंपरा की शुरुआत प्राचीन चीन और रोमन साम्राज्य से हुई थी, जहाँ विरोधी पक्ष शांति की इच्छा या आत्मसमर्पण दर्शाने के लिए सफ़ेद कपड़े या झंडे को लहराते थे। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। वाइट फ्लैग यहाँ पर देख सकते हैं, वाइट फ्लैग इन्होंने रेस किया है, मतलब कि ये शांति प्रस्ताव चाह रहे हैं, आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा सिल्वर बुलेट। ए सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सिचुएशन टू ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, एक जटिल समस्या का एक सरल सा समाधान, है ना, सिल्वर बुलेट। देखते हैं इसका रेफरेंस क्या है, लोक कथाओं से आया है। पौराणिक जो कथाएं होती थी उसमें एक विश्वास था कि राक्षसों वेयरवॉल्फ जो होते थे, बुरी आत्माओं को केवल चांदी की गोली से ही मारा जा सकता है।
इसलिए सिल्वर बुलेट एक ऐसा उपाय माना गया जो हर कठिन समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, तो सिल्वर बुलेट कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि पुरानी कथाओं में एक ये मिथ था कि जो राक्षस वगैरह होते थे, बुरी आत्माएं, स्पिरिट होती थी, उनको केवल चांदी की सिल्वर जो बुलेट होती है उसी से मारा जा सकता है। तो इसलिए मुहावरा बन गया सिल्वर बुलेट एक ऐसा उपाय माना गया जो हर कठिन समस्या का समाधान कर सके, है ना। समस्या बहुत ज़्यादा जटिल थी और एक सरल सा समाधान था कि सिल्वर बुलेट लाओ और उससे मार दो। नेक्स्ट इडियम है हमारा सिल्वर टंग, स्पीकिंग विद एन इलोक्वेंट एक्सप्रेशन टू कन्विंस पीपल, मतलब वाक्पटुता का मधुर प्रभाव होना, स्पीकिंग बोलना, इलोक्वेंट एक्सप्रेशन के साथ, मतलब कि मधुर ध्वनि के साथ सुवक्ता हैं आप, है ना, टू कन्विंस पीपल, लोगों को कन्विंस करने के लिए। सिल्वर टंग का ये जो मुहावरा है मतलब कि इंग्लैंड में दिखता है 16वीं शताब्दी में। उस समय चांदी, सिल्वर जो थी वो शुद्धता, कीमतीपन और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती थी। चांदी जैसी जुबान का अर्थ होता था एक ऐसी वाणी, एक ऐसी बोली जो मूल्यवान हो, आकर्षक हो, मोहक हो। यह मुहावरा खास तौर पर अच्छे वक्ता या राजनेताओं के लिए प्रयोग होता था जिनकी भाषाओं में श्रोता को प्रभावित करने की विशेष क्षमता होती थी। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे मतलब कि जो सिल्वर है, सिल्वर टंग है, मतलब पॉजिटिव सेंस में आप सिल्वर को लेना कि मतलब वो कीमतीपन, शुद्धता, सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। चांदी की जैसी जुबान का मतलब होता था कि इसकी जुबान बहुत अच्छी है, बोलने की इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये मतलब लोगों को कन्विंस कर सकता है। जैसे ये देख सकते हैं इसकी सिल्वर टंग है, ये यहाँ पर आपको इमेज में मतलब सिल्वर टंग भी नज़र आ रही होगी, मतलब इस पर बोलने की बहुत अच्छी मतलब स्किल है इस पर बोलने का। नेक्स्ट इडियम है सिट इन जजमेंट टू क्रिटिसाइज समवन स्पेशली व्हेन यू हैव नो राइट टू डू सो, आपके पास अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं। टू क्रिटिसाइज समवन बाइबल से निकला है, जहां न्याय करने की शक्ति केवल ईश्वर या अधिकृत व्यक्ति को ही दी गई है। 17वीं शताब्दी में आम हो गया जब लोग किसी की, ये जो मुहावरा है ये बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब चलन में आ गया जब लोग किसी की आलोचना करते समय नैतिक ऊंचाई पर बैठने लगे। जैसे कोई जज है, वो खुद को, मान लो कोई आदमी है, वो खुद को जज समझने लगा और मतलब होता है ना, आपने भी देखा होगा कुछ लोग मतलब अपने निर्णय सुनाते हैं कि मुझे ये लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसा ही करो। तो वो सिट इन जजमेंट, वो जजमेंट पर बैठ चुका है, उस भले ही उसको कोई अधिकार नहीं है लेकिन वो आलोचना करेगा, अपने मतलब व्यू रखेगा, मतलब वो क्रिटिसाइज़ करेगा कि नहीं ऐसे तुमने गलत किया है, ऐसे नहीं, ऐसे करो। वही चीज़ है किसी की आलोचना करना, है ना। आप ऐसी स्थिति में कुछ खुद को समझ रहे हैं कि आप दूसरों की आलोचना कर रहे हैं, उनको सही गलत का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि ये शक्ति जो है किसी चीज़ को सही गलत साबित करने की, न्याय करने की, ये केवल शक्ति ईश्वर और अधिकृत व्यक्ति को ही दी गई थी। तो सिट इन जजमेंट का मतलब है आप मतलब जजमेंट की सीट पर बैठकर लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको मतलब नई नई बात उनको बता रहे हैं कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने सही किया। नेक्स्ट इडियम है सिट ऑन द फेंस, कई बार बता चुका हूँ। फेंस मतलब फेंसिंग होती है जो उस पर बैठना, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हो जाएगा, पहले ही बता रखा है कि आप मतलब अपना निर्णय को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, किस ओर आप जाएंगे ये आप मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। टू रिमेन न्यूट्रल, रिफ्यूज़ टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, मतलब आपने मना कर दिया है कोई साइड लेने से, है ना, डिस्प्यूट में, विवाद में। हल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, दो ओपिनियन के बीच आपने हल्ट ले लिया है, मतलब आप रुक कर बैठ गए हैं, तटस्थ रहे हैं, दुविधा में हैं। अमेरिकी राजनीति से जुड़ा है, जब किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट राय न रखने वाले नेताओं को फेंस सिटर्स कहा जाने लगा, मतलब वो फेंसिंग पर बैठ जाते हैं, वो कहीं भी नहीं मतलब अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं किसी भी साइड को लेकर। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बाढ़ फेंसिंग पर बैठा है और दोनों तरफ नहीं उतर रहा है, यानी वह किसी भी पक्ष में नहीं है। देख सकते हैं फेंसिंग पर बैठा है, यहाँ पर यस की तरफ भी नहीं है, नो की तरफ भी नहीं है, तो मतलब इसने अपने ओपिनियन को मतलब ये उसको कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि इसको किस ओर जाना है। पहले भी कर चुके हैं, इडियम ईजी है, समझ चुके होंगे आप। सिट टाइट, नेक्स्ट इडियम है हमारा वेट पेशेंटली, मतलब कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना, जमकर बैठे रहना। सिट टाइट, टाइट बैठे रहो, ऐसे कहते हैं ना कि मतलब टाइट होके बैठ जाओ। टाइट का मतलब मजबूती से है, यानी अपने स्थान से नहीं हिलना। यह मुहावरा खासकर युद्ध और संकट के समय इस्तेमाल होता था, जैसे अपनी जगह पर डटे रहो, बिल्कुल मतलब टाइट होकर डटे रहो, कहते हैं ना सिट टाइट। जैसे देख सकते हैं ये मतलब युद्ध का एक मैदान है, इसको कहा गया, इसको ऑर्डर मिला है सिट टाइट होल्ड द लाइन, मतलब इस लाइन ये जो एक पोस्ट है ना, इस पर होल्ड बने रहो, सिट टाइट, टाइट होके बैठे रहो, जमकर बैठे रहो, है ना, और अपनी मतलब काम को करते रहो। तो
सिट टाइट का मतलब हो जाएगा मजबूती से अपनी पोजीशन पर अड़े रहना, बैठे रहना, है ना। तो वेट पेशेंटली मतलब कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना, ये भी हो सकता है जमकर बैठे रहना, आप ये भी इसमें मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, मतलब कि टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, बेशुमार दौलत होना। सीधी सी बात है, गोल्ड माइन, आप सोने की खान के ऊपर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास बेशुमार दौलत है। इसकी जो जड़ें हैं मुहावरे की गोल्ड रश काल से जुड़ी हुई हैं, विशेष रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, है ना। उस समय में बड़ी संख्या में लोग नए क्षेत्रों में सोने की खान, गोल्ड माइंस की खोज में निकलते थे। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में सोने से भरपूर ज़मीन पर बैठा होता था तो और उसे यह भी नहीं पता होता था कि मेरे नीचे खान है, तो कहा जाता था कि वह सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन है। मतलब कि उसको नहीं पता है, आपको चीज़ें नहीं पता है और आप मतलब बेशुमार दौलत के राजा हैं और आपको पता भी नहीं है। जैसे ये देख सकते हैं, इसके नीचे मतलब सोने की खान है और उसके ऊपर बैठा है, इसको पता भी नहीं है ना। एंड डज नॉट इवन नो इट, इसको पता भी नहीं है कि इसके पास इसने कितनी बड़ी चीज़ ग्रैब कर ली है। टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्लैक ऑफ, टू वर्क लेस हार्ड और रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट, मतलब कि काम में ढिलाई करना। स्लैक का जो अर्थ होता है धीमा करना, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, ठीक है। अब इससे अलग यह वाक्यांश जो है 20वीं शताब्दी में वर्कर्स के बीच आम हुआ था। जब कोई कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं करता था तो कहा जाता था कि वह स्लैकिंग ऑफ कर रहा है ना। स्लैक का मतलब अगर आपको पता होगा तो इडियम काफ़ी आसान हो जाएगा। स्लैक का मतलब है धीमा करना, कमज़ोर करना। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें ढिलाई आप बरत रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्लैप ऑन द वेस्ट, ए वेरी स्मॉल माइल्ड पनिशमेंट। अब जब देखो आपकी कलाई है उस पर मतलब किसी ने स्लैप किया है तो वो तो बहुत ही हल्की सज़ा होगी, चेतावनी, बहुत हल्की चेतावनी होगी। ईजी इडियम है, आराम से हो जाएगा। बच्चों को अनुशासित करने के लिए हल्के से हाथ पर थपकी दी जाती थी। यह प्रतीकात्मक सजा थी। आधुनिक रूप में इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी अपराधी को बहुत ही हल्की सजा मिलती है, ठीक है। जस्ट ए स्लैप ऑन द रिस्ट, मतलब कि कलाई पर, किसी कलाई पर हल्का सा मतलब स्लैप कर देना, तो बहुत ही हल्की सज़ा इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है स्लीप ऑन इट, टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, निर्णय लेने में समय लेना। स्लीप ऑन इट, किसी के ऊपर मतलब स्लीप, सो जाना, किसी के ऊपर सो जाना, सीधी सी बात है। यूरोप से आया है, वहाँ पर माना जाता था नींद के दौरान मनुष्य का अवचेतन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझता है सोते समय। और बात भी है, मतलब सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो मतलब उसमें चीज़ें चलती रहती हैं तब भी, है ना। इसलिए कहा जाता था कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोने से पहले न लेने की सलाह दी जाती थी। मतलब दिन में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको उस पर सोच विचार करना चाहिए। और वो आप कब करेंगे, किससे कराएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप उस पर विचार करवाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड आपका रात को एक्टिव होता है, तो सीधी सी बात है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट का मतलब हो जाता है आप किसी चीज़ को डिले कर रहे हैं। डिले क्यों, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें मतलब वेरीफाई करनी है, उस पर मतलब विचार विमर्श करना है, अपने दिमाग में चीज़ों को सोचना है। तो ये इडियम वहाँ पर यूज़ किया जाता है, मतलब आप को कोई निर्णय लेना है और आपको उनको डिले करना है, फ़िलहाल के लिए आपको चीज़ें टालनी है, तो स्लीप ऑन इट कहेंगे। मतलब कि मैं इसका जो अपना आउटकम है वो मैं कुछ समय बाद दूंगा, मतलब कुछ समय के बाद मैं अपना निर्णय लूँगा। तो टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने से पहले वेट करना, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे स्लीप ऑन इट, आप मतलब सो चुके हैं निर्णय लेते वक्त, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करना है, वहाँ पर से चीज़ें सोचनी है, तभी मतलब एक अच्छी आप जो आपका मतलब एक निर्णय होगा उसको ले पाएंगे, है ना। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोने से पहले न लेने की सलाह इसीलिए दी जाती थी क्योंकि रात को माइंड एक्टिव रहता है। नेक्स्ट इडियम है स्लिप ऑफ, लीव क्वाइटली, चुपचाप निकल जाना, पढ़कर ही पता लग रहा है। स्लिप मतलब कि खिसक जाना, कहीं से फिसल जाना, है ना, सरक जाना। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में होने लगा जहाँ कोई व्यक्ति चुपचाप बिना ध्यान आकर्षित किए किसी स्थान से चुपचाप निकल जाता है, जैसे कोई सभा छोड़ देना, बिस्तर से निकल जाना। बाद में इसका प्रयोग और भी अर्थों में होने लगा, फिर तो वाइड हो ही जाना है, जैसे किसी चीज़ का अनजाने में गिर जाना, टोपी सीट से स्लिप ऑफ हो गई, है ना, या फिर व्यक्ति चुपचाप भाग गया है। यहाँ पर ये अच्छी खासी बात कर रहे थे और ये चुपचाप मतलब यहाँ से स्लिप ऑफ हो गई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्लिप वंस माइंड, टू फॉरगेट समथिंग, भूल जाना, ध्यान से निकल जाना। अब देखो स्लिप वही चीज़ है, सरक जाना, खिसक जाना, मतलब किसी के दिमाग से कोई बात सरक जाना। स्लिप का मतलब फिसल जाना और माइंड का मतलब है मन या स्मृति।
इस मुहावरे में यह कल्पना की गई है कि कोई जानकारी या विचार आपके मन से फिसल कर बाहर चला गया, आपके दिमाग से मतलब कोई चीज़ फिसल गई है ना, भूल चुके हैं आप। तो इडियम ईजी है, मेरे हिसाब से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ये भी देखो जैसे कह रहा है, उप्स आई जस्ट स्लिप्ड माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग से चीज़ें सरक गई हैं, मैं भूल चुका हूँ। नेक्स्ट इडियम है स्लो एंड स्टडी। ये तो मतलब एक कहावत भी बन गई थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। निरंतर काम से सफलता मिलती है। कछुए और खरगोश की कहानी तो सभी को पता ही होगी, द टॉर्टोइस एंड हेयर, मतलब कि कछुआ और खरगोश की कहानी। इस कहानी में तेज़ दौड़ने वाला खरगोश सोचता है कि वह कछुए को कभी भी हरा देगा, तो आराम से मतलब नींद ली जाए तो वह दौड़ के बीच में सो जाता है, जबकि कछुआ धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी से वो बिना रुके चलता रहता है, अंत में दौड़ जीत जाता है। इसी नैतिक शिक्षा को एक कहावत के रूप में बाद में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में बदल दिया गया। तो स्लो एंड स्टडी मतलब कि निरंतर काम से सफलता मिलती है, मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है स्मॉल पोटैटोज, अनइम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण या तुच्छ। अब देखो आलू बोते हैं खेतों में, तो वहाँ पर जो मोटे आलू होते हैं वे तो अच्छे भाव जाते हैं, है ना। स्मॉल पोटैटो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और मतलब उन पे कम रेट में ही जाते हैं, मतलब उनकी डिमांड कम होती है। तो अनइम्पोर्टेंट सीधा सीधा आप उससे रिलेट कर सकते हैं आलू की फसल से। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, आलू एक सामान्य और सस्ता अनाज रहा है, सब्जी कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। छोटे आलू आकार, जो छोटे आकार के आलू होते हैं किसान के लिए वे कम मूल्य के होते हैं, कम उपयोगी माने जाते हैं, तो छोटे आलू को बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है ना, कीमती नहीं माना जाता, तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्मैश हिट, मतलब कि एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता होना। स्मैश हिट, वैसे जो स्मैश होता है बैडमिंटन में भी आपको पता ही होगा, स्मैश मारते हैं, लेकिन जो ये है इडियम वो स्मैश हिट जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री से आया है। थिएटर और म्यूज़िक इंडस्ट्री से ये इडियम निकला है। इसमें दो शब्द होते हैं, स्मैश जिसका मतलब होता है जोरदार टक्कर मारना, विस्फोट करना, और हिट तो आपको पता ही होगा मतलब कि प्रभाव डालना या फिर सफल होना। जब कोई गाना, नाटक, फिल्म इतनी ज़ोरदार सफलता पाती है कि वह हर जगह छा जाती है ना, तो उसको स्मैश हिट कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ जोर से टकराई और सभी पर असर छोड़ गई, है ना। यह शब्द पहले थिएटर में इस्तेमाल हुआ, जहाँ कोई नाटक ज़बरदस्त लोकप्रिय होता था तो उसे स्मैश हिट प्ले कहा जाता था। धीरे धीरे इसका प्रयोग वाइड होता चला गया और जगह यूज़ होने लगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, स्मैश हिट का मतलब हो जाता है, स्मैश मतलब कि आपने एक जोरदार टक्कर मारी है, हिट मतलब कि आपने दूसरों पर प्रभाव डालना है उस जोरदार टक्कर से, तो आपने बहुत बड़ी सफलता पा ली है, एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस। देख सकते हैं आप इमेज भी, यहाँ पर स्मैश हिट मारा है, #1 पर ये आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसने बहुत तगड़ी सफलता पाई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्मेल ब्लड, मतलब कि टू सेंस ए वीकनेस इन योर ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी की कमजोरी भापना। अब देखो खून की स्मेल आ जाना, देखो जैसे कहते हैं ना, मतलब काफ़ी जो जानवर होते हैं उनको खून की स्मेल आ जाती है, तो इसका जो शिकार है इसको इसकी स्मेल आ चुकी है, ये मतलब प्रतिद्वंदी को ये भाप गया है। स्मेल ब्लड मतलब शिकारी समय से जुड़ा है। जानवर विशेषकर जैसे शिकारी जानवर होते हैं, शेर, भेड़िया, कुत्ता, उसमें प्रवृत्ति देखी गई थी कि वे जख्मी शिकार के खून की गंध को सूंघ लेते हैं और तुरंत हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्राकृतिक प्रवृत्ति से यह मुहावरा विकसित हुआ, जब जहाँ कोई इंसान किसी कमजोरी, हार या संकट की स्थिति को महसूस करता है और उसे हराने और नुकसान पहुँचाने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है। तो मतलब जैसे कि आपने किसी का जो ब्लड है, जैसे शिकारी जो जानवर होते हैं उसने अपने शिकार के ब्लड को सेंस कर लिया है, सूंघ लिया है, तो एकदम एक्टिव हो जाता है ना, तो उसने अपने जो ओपोनेंट है, उसका जो शिकार है, उसकी कमजोरी को भाप लिया है। ऐसे ही ये मतलब इंसानों में आ गया, किसी की कमजोरी, हार, संकट की स्थिति को महसूस कर लेना और उसको हराने, नुकसान पहुंचाने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्मूथ रफल्ड फेदर्स, मतलब कि मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, लोगों को बुरा न लगने देना। देखो पक्षियों के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जब कोई पक्षी डरता है, गुस्से में होता है, तनाव में होता है, तो उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं और उलझ जाते हैं, रफल्ड फेदर कहा जाता है उनको। टू स्मूथ रफल्ड फेदर, टू स्मूथ मतलब आप उनको स्मूथ कर रहे हैं, किसको, रफल्ड फेदर को, जो वो पक्षी के फेदर जो है, पंख जो है रफल्ड हुए थे, उनको आप स्मूथ कर रहे हैं। जैसे किसी पक्षी के बिखरे हुए पंखों को धीरे से सहलाकर उन्हें शांत किया जाता है, वैसे ही इंसानों के गुस्से या नाराज़गी को शांत करना। एक मेटाफर है जो भावनात्मक असंतुलन को शारीरिक असंतुलन से जोड़ता है, ठीक है। तो जैसे किसी पक्षी के रफल्ड फेदर को स्मूथ किया जाता है, ऐसे ही हम इंसानों के गुस्से, नाराज़गी को शांत करते हैं, मतलब कि
लोगों को बिना बुरा लगे आप चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, आपने बुरा नहीं लगने दिया दूसरों को, ठीक है, आप दूसरों को शांत कर रहे हैं, है ना। मेक पीपल लेस ऑफेंडेड, लोगों को बुरा न लगने देना। नेक्स्ट इडियम है स्मूथ सेलिंग, पढ़कर ही पता लग रहा है, इजी प्रोग्रेस है, आसान, मतलब सेलिंग की दुनिया से है ये, समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ है, सेल हो रहा था, है ना। स्मूथ का मतलब बहुत आसानी से, आराम से, चिकना और बिना रुकावट के सेलिंग हो रही है। समुद्री यात्रा बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक होती थी पुराने समय में, तूफान, तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें ये बाधित करती थी, डेंजर होता था। लेकिन जब हवा अनुकूल हो, समुद्र शांत हो, जहाज बिना रुकावट के आगे बढ़े, उसको स्मूथ सेलिंग कहा जाता था। इमेज भी देख सकते हैं, स्मूथ सेलिंग कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्नेक इन द ग्रास। अब देखो, घास में स्नेक का होना, आस्तीन का सांप कहते हैं, गुप्त शत्रु, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, ए टेचरस पर्सन, टेचरस हो जाएगा मतलब कि विश्वासघाती है, सीक्रेट एनिमी हो जाएगा आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु। स्नेक इन द ग्रास का शाब्दिक अर्थ होता है घास में छुपा हुआ सांप, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ है ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से भरोसेमंद हो या निर्दोष लगे लेकिन अंदर से धोखा देने वाला हो। इजी इडियम है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्नोड अंडर, मतलब कि बिजी, व्यस्त होना। इसका संबंध स्नोफॉल से है। जब बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है तो चीज़ें जैसे कि घर, सड़क, गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती है और दिखाई नहीं देती, है ना। यह काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक काम, जिम्मेदारियों में डूब जाता है, यहाँ पर बर्फ़ का सीधा सीधा संबंध आप बर्फ़ को कंपेयर कर सकते हैं काम और जिम्मेदारियों से। जब कोई व्यक्ति काम और जिम्मेदारियों में डूब जाता है तो उसको कहा जाता है कि वह स्नोड अंडर है ना। जैसे कोई चीज़ बर्फ़ के अंदर है, ऐसे ही आदमी काम और जिम्मेदारियों के अंदर है। मेटाफर बन गया, जो यह दिखाने के लिए प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति काम या तनाव के ढेर के तले दबा हुआ है। ठीक वैसे जैसे कोई चीज़ बर्फ़ के नीचे दब जाती है, एक लेयर बिछ जाती है ना, ऐसे ही जिम्मेदारियों की एक लेयर आदमी के ऊपर बिछ जाती है। मतलब आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है और अपनी जिम्मेदारियों में डूब जाता है। नेक्स्ट इडियम है सो फार सो गुड, मतलब कि थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, अब तक सब ठीक चल रहा है, मतलब कि सो फार अब तक, सो गुड मतलब कि बहुत ठीक चल रहा है आराम से। इसकी उत्पत्ति दैनिक जीवन की सामान्य बातचीत से हुई है, जहाँ लोग किसी काम के दौरान यह जताना चाहते थे कि अब तक सब ठीक चल रहा है, ठीक है। इसलिए यह वाक्य बोलचाल में आया। यह वाक्य धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य और धीरे धीरे वाइड होता चला गया, ठीक है। इसका यूज़ बहुत सारी जगह होने लगा। तो मेरे हिसाब से इडियम ईजी है, सो फार मतलब अभी तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा सॉफ्ट ऑप्शन। ईजी है, सॉफ्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक हार्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब सॉफ्ट ऑप्शन तो मतलब आसान विकल्प। ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन डू द थिंग्स दैट इज़ ईजीएस्ट और लीस्ट लाइकली टू कॉज ट्रबल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ आ गया होगा, मतलब कि कोई चीज़ ईजी होना, एग्रीएबल ऑप्शन होना, जो चीज़ एग्री हो, है ना, आप जिस चीज़ से एग्री हैं वो वाला ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं। डू द थिंग, आप कुछ चीज़ ऐसी कर रही हैं जो कि आसान हो, मतलब सबसे आसान हो। और लीस्ट लाइकली टू कॉज ट्रबल, मतलब ऐसा लगे कि वह मतलब बहुत कम आपको ट्रबल दे रही है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसका मतलब आसान विकल्प। इजी इडियम है। दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक ऑप्शन होता है मतलब कठिन और चुनौतीपूर्ण, दूसरा होता है आरामदायक और कम जोखिम वाला। तो उसको सॉफ्ट ऑप्शन कहा जाता है, मतलब जो आसान रास्ता हो, आसान ऑप्शन हो, ठीक है। इमेज भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है इडियम। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा सॉट आफ्टर, मतलब कि इन ग्रेट डिमांड हो जाएगा, काफ़ी मांग में, काफ़ी कोई चीज़ मांग में है। सॉट आफ्टर का जो मुहावरा है ये सीख, है ना, जो खोजना होता है, तलाश करना होता है, उससे बना है। आफ्टर इसमें जोड़ दिया गया, इसका अर्थ बन जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा तलाश हो, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो, है ना। सीख आफ्टर, किसी चीज़ को आप मांग रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होना, वांछनीय चीज़ होना या वांछनीय व्यक्ति होना। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। शॉर्ट आफ्टर मतलब सीख से रिलेट करेंगे, सीख से ही निकला हुआ है, मतलब खोजना किसी चीज़ की, आप तलाश कर रहे हैं, किसी के पीछे लगे हुए हैं, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सभी लोग किसी चीज़ को खोज रहे हैं, सभी लोग किसी चीज़ के पीछे हैं, किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। जैसे ये शूज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब ये जो शू मतलब नाइकी का है, बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ था, तो सभी लोग मतलब इसके पीछे थे, सभी लोग इसके पीछे थे, सभी इसको खोज रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डिमांड में था। तो काफ़ी मांग में होना किसी चीज़ का, तो ग्रेट डिमांड इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है सो वाइल्ड ओट्स, मतलब कि टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फूलिश थिंग्स स्पेशली बाय हैविंग ए लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंगेजिंग इन रेबेलियसनेस और प्रोमिस्क्यूटी, मतलब कि जवानी में लापरवाही से व्यवहार करना।
अब देखो, टू वेस्ट टाइम, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मतलब बेकार की चीज़ों में, स्पेशली बाय हैविंग ए लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना, इसमें आप एंगेज रहते हैं। एंगेजिंग इन रेबलियसनेस मतलब कि निरंकुशता या फिर विद्रोह की भावना में आप रहते हैं। और प्रोमिस्क्यूटी क्या हो जाता है? प्रोमिस्क्यूटी होता है मतलब वही सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहने वाला आदमी, तो जवानी में लापरवाही से व्यवहार करना। अब देखो, जो वाइल्ड ओट्स होती है वो एक जंगली जई होती है, एक ऐसी फसल मानी जाती थी जो अनुपयोगी होती थी और बेकार होती थी। अगर किसी किसान ने गलती से इसे बो दिया था या फिर बो दे तो उसकी मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाती थी, क्योंकि इससे कोई लाभ ही नहीं होता था। इस विचार से मुहावरा बना जिसका अर्थ हुआ कोई ऐसा काम करना जो बाद में व्यर्थ या पछतावा योग्य साबित हो। जहाँ पर पछतावा हो, विशेषकर पुरुषों द्वारा युवावस्था में की गई लापरवाहियाँ, जैसे प्रेम संबंधों में पड़ना, टाइम खराब करना, है ना, खोखली ज़िंदगी जीना, मतलब आप शो ऑफ के लिए चीज़ें कर रहे हैं, आजकल तो चल भी यही रहा है, ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट, जितना हो सके टाइम वेस्ट। तो वही चीज़ मतलब कि जवानी में लापरवाही से व्यवहार करना, मतलब जैसे सो वाइल्ड ओट्स, मतलब जैसे किसी ने वाइल्ड ओट्स बो दिए हों, वाइल्ड ओट्स को बो दिया हो तो कहीं ना कहीं उसने अपनी जो मेहनत है, अपना जो समय है वो पूरा का पूरा बर्बाद किया है। ऐसे ही मतलब युवावस्था में अपनी जवानी को लापरवाही से बर्बाद कर देना पूरी की पूरी को। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब कि द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप, मतलब कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और वो एकदम शो हो जाए, मतलब कि वो एकदम आ जाए। मतलब शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर, ये हिंदी में आपने सुनी होगी। जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका एकदम से सामने आ जाना अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना था शैतान का नाम लेने से वह प्रकट हो सकता है, इसलिए वह कहते थे टॉक ऑफ द डेविल एंड ही इज़ श्योर टू अपीयर, मतलब कि शैतान का जिक्र करो और वह जरूर आ जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ कहावत का प्रयोग मजाकिया और संयोगवश किसी के आने के रूप में इसको यूज़ किया जाने लगा। जब कोई व्यक्ति उसी समय, ठीक उसी समय आ जाए जब उसका जिक्र हो रहा होता है, तो लोग कहते हैं स्पीक द डेविल, है ना, मतलब कि मानो आपने डेविल को बुलाया हो, डेविल के साथ बात करी हो, तो मतलब वो एकदम सामने आ गया, मतलब आपने उसकी बात करी और एकदम सामने आ गया। तो स्पीक द डेविल का मतलब हो जाता है आपने मतलब डेविल की बात करी और वो एकदम आपके सामने आ गया, जिसकी बात कर रहे हैं और उसका एकदम सामने आ जाना। जैसे ये दो हैं, इसकी बात कर रहे थे, एकदम ये डेविल बनकर डेविल की तरह एकदम ये सामने आ गया। नेक्स्ट इडियम है स्पीक्स वॉल्यूम, मतलब कि गिव्स इनफ प्रूफ, कन्वेज ए ग्रेट डील विदाउट यूजिंग वर्ड्स, मतलब कि ठोस सबूत देना। इस मुहावरे की उत्पत्ति जो है उस समय से मानी जाती है जब पुस्तक और ग्रंथों को ज्ञान और जानकारी का प्रतीक माना जाता था। पहली बात तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, वॉल्यूम्स जो है ये आवाज़ बढ़ाने वाला वॉल्यूम नहीं है, ये है ग्रंथ और पुस्तक, ठीक है। इन वॉल्यूम्स को ग्रंथ और पुस्तक यहाँ पर कहा गया है। तो जब ग्रंथ और पुस्तक को ज्ञान और जानकारी का प्रतीक माना जाता था, यदि कोई चीज़ वॉल्यूम्स की तरह स्पीक करती है तो वह बहुत गहराई से या स्पष्ट रूप से कोई बात कहती है, चाहे वह बिना शब्दों के ही क्यों ना हो। तो स्पीक्स वॉल्यूम मतलब कि शब्दों मतलब कि जो पुस्तक है और जो ग्रंथ है उनका मतलब उनकी बातों को अप्लाई करना, उनकी बातों को यूज़ करना, मतलब वे इतना कुछ बता रही हैं, इतना कुछ कह रही हैं कि मतलब ठोस सबूत की तरह आप उनको यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कन्वेज ए ग्रेट डील विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो स्पीक्स वॉल्यूम का मतलब कोई चीज़ जो है वो वॉल्यूम्स जो हमारी पुस्तकें और ग्रंथ होते हैं उनमें जो जानकारी इकट्ठा रहती है उनकी तरह कोई चीज़ स्पीक कर रही है, तो यानी कि कोई वो ठोस सबूत बता रही है, कोई एक वो सटीक जानकारी दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम है हमारा स्पीक एंड स्पैन, मतलब कि वेरी नीट, क्लीन एंड टाइडी, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा होना। अब जो स्पीक का मतलब होता है वो कील होता है या फिर नुकीला सिरा, उसका जो पॉइंट होता है वो हो जाता है एक नई तेज कील, बिल्कुल चमकदार और बिना किसी खरोच के जैसे होती है, तो उसको स्पीक कहते हैं। स्पैन का मतलब हो जाता है लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, चिप ऑफ वुड, है ना, छोटी चिप। ये भी आमतौर पर चिकने और साफ होते हैं जब वे नए होते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर स्पीक एंड स्पैन बना। इसका मूल अर्थ हुआ एकदम नया, चमकदार, जैसे कि एक नई कील और एक नई लकड़ी का एक चिप होती है, उतना ही ज़्यादा चमकदार होना, उतना ही ज़्यादा एकदम नया होना। समय के साथ इसका अर्थ विकसित होकर पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित हो गया, है ना। तो स्पीक एंड स्पैन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा साफ। स्पीक मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, जैसे आप कोई नई कील होती है उसको देखना, उसका जो आगे का सिरा होता है ये वाला पॉइंट वाला बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। ऐसे ही स्पैन कोई लकड़ी मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा नई लकड़ी हो तो उसको भी देख सकते हैं आप, वो भी मतलब चमकदार एकदम नई होती है, तो इसका मतलब हो जाता है कोई बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होना।
नेक्स्ट इडियम है हमारा स्पिल द बीन्स। ये इडियम हमने पहले कर रखा है। डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, अनजाने में भेद खोल देना। अब बीन्स जो है वोटिंग के लिए यूज़ की जाती थी और वो स्पिल कर देना मतलब कि वो बिखेर देना, तो कहीं ना कहीं वो अनजाने में राज खुल गए हैं। एंशियंट ग्रीक से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। गुप्त मतदान होते थे, सीक्रेट वोटिंग होती थी जिसमें निर्णय लेने के लिए सफ़ेद और काली बीन्स का यूज़ किया जाता था। सफ़ेद का मतलब होता था यस, और जो ब्लैक होती थी उसका मतलब नो होता था, किसी के मतलब फेवर के लिए, है ना। किसी का फेवर करना हो तो ये वाइट वाली डालो, और मतलब उसका फेवर नहीं करना हो तो ब्लैक डालो, बीन्स, है ना। यदि कोई व्यक्ति गलती से जानबूझकर वह बर्तन गिरा देता था यानी फलियाँ सारी बाहर गिर जाती थी तो पूर्ण निर्णय सार्वजनिक हो जाता था। यही घटना स्पिल द बीन्स की नींव बनी। ये मीडियम बन गया, मतलब कि गुप्त बात को उजागर कर देना। देख सकते हैं ये बीन्स है, मतलब इसमें वोटिंग चल रही थी, वाइट और ब्लैक सारी की सारी नीचे गिर गई हैं। नेक्स्ट इडियम है स्पिन वंस व्हील्स, मतलब कि एक्सपेल मच एफर्ट और लिटिल और नो गेन। मतलब कि एक्सपेल का मतलब क्या हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है किसी चीज़ को निकालना, है ना, निष्कासित करना होता है वैसे, है ना। तो मच एफर्ट, अपने ज़्यादा एफर्ट को निकालना। लिटिल और नो गेन, मतलब कि ना के बराबर गेन इकट्ठा करने के लिए कुछ भी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन आपने एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा दिए। टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग, वही चीज़ हो जाएगी, मतलब कि आपने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए और कोई भी लाभ नहीं हुआ। ज़्यादा मेहनत बेकार जाती है ना। ज़्यादा मेहनत किसी चीज़ की अगर बेकार चली जाए, किसी आदमी की बेकार चली जाए तो स्पिन द व्हील्स कहलाया जाता है। मतलब कि आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें एफर्ट डाले लेकिन चीज़ें आपकी नहीं बनी। जब कोई गाड़ी के पहिए तेज़ी से घूमते हैं और गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, है ना, जैसे कीचड़ में आपने देखा होगा जो पहिए हैं वो स्किड हो जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। बर्फ़ में भी सेम सिनेरियो होता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, तो कहा जाता है द व्हील्स आर स्पिनिंग, लेकिन कोई भी प्रगति नहीं हो रही। इस दृश्य से प्रेरित होकर ये मुहावरा बना और स्पिन वंस व्हील्स कहा जाने लगा कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो हो रही है, इंजन बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो कर रहा है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। बिना किसी प्रगति के व्यर्थ प्रयास करना, स्पिन वंस व्हील्स, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी अगर चीज़ें गेन ना हो, जस्ट स्पिनिंग माई व्हील्स ये कह रही है वाई आर नॉट वी गेटिंग एनीवेयर, मतलब हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, कहीं भी हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये इसके जो व्हील्स है वो स्पिन कर रहे हैं, स्किड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेहनत तो इसका इंजन बहुत ही कर रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही है। नेक्स्ट इडियम है स्प्लिट हेयर्स, मतलब कि टू आर्ग्यू अबाउट वेरी स्मॉल अनइम्पोर्टेंट डिटेल, महत्वहीन मामलों पर बहस करना। स्प्लिट हेयर, इसका अर्थ है बाल को दो भागों में बांटना। स्प्लिट का मतलब यही होता है, मतलब कि विभाजित करना, जो एक अत्यधिक सूक्ष्म और व्यर्थ का कार्य है। क्या, बाल को काटना। अब कोई पतला सा तो बाल है, आप उसको भी स्प्लिट कर रहे हैं। इसी कल्पना के आधार पर यह मुहावरा बना जिसका अर्थ हुआ बहुत ही मामूली या तर्कहीन बातों में अंतर निकालना या ज़रूरत से ज़्यादा बारीकी से बहस करना। अब देखो स्प्लिटिंग हेयर, आपका एक सिर का बाल लीजिए, उसको स्प्लिट करिए बीच से, बिल्कुल बीच से, यहाँ से आप इसको करने की कोशिश करिए। उसको स्प्लिट करेंगे तो बेकार की चीज़ें, व्यर्थ का कार्य है। तो ऐसे ही टू आर्ग्यू अबाउट वेरी स्मॉल अनइम्पोर्टेंट डिटेल, मतलब कि बेकार की बातों पर बहस करना, मानो आप स्प्लिट हेयर कर रहे हों, ज़रूरत से ज़्यादा बारीकी से बहस करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्प्लिट वंस साइड्स, यानी कि लाफिंग हो जाएगा इसका मतलब। बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, टू लाफ अ लॉट, जोर जोर से हंसना। अब देखो यहाँ पर जो साइड्स है ना, ये मतलब कि आपकी जो साइड होती है पेट के इधर की साइड, इसको कह सकते हैं। तो स्प्लिट करना, उसको विभाजित करना। इस मुहावरे की उत्पत्ति जो है उस समय से मानी जाती है जब हंसी को एक शारीरिक अनुभव माना जाता था। मान लो अगर कोई बहुत तेज़ी से हंसा तो पहले ये माना जाता था कि वह पेट पकड़कर वो पेट से हंस रहा है ना। तो उसको पेट पकड़कर या पेट में दर्द हो जाना ये भी महसूस होता था, और लोग बाग मानते भी यही थे कि मतलब वो पेट से हंस रहा है, वो मतलब पेट से जनरेट हो रही है उसकी हंसी। तो जब कोई हंसता था उसके पेट में दर्द हो जाता था और पेट पकड़कर वो बैठ जाता था जब वो बहुत ही ज़्यादा हंसता था। उस भावना को अतिशयोक्ति के रूप में मतलब बढ़ा चढ़ाकर किस चीज़ को, तो पेट फट जाना, है ना, या बगल फट जाना के रूप में दर्शाया गया। मतलब इसकी साइड फट गई है, साइड फट गई है इसकी, इसलिए ही ये इतनी तेज़ पागलों की तरह हंस रहा है। तो जोर जोर से हंसना इसका मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो साइड है वो आप जो हमारी कमर और पेट के बराबर में साइड होती है ये देख सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। या फिर बगल फट जाना, वो भी साइड है, ये भी फट जाना। तो मतलब आपकी साइड, आपकी बगल फट गई है, आपका पेट साइड से फट गया है, इसलिए आप इतना हंस पा रहे हैं।
नेक्स्ट इडियम है हमारा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ईजी इडियम है, स्प्रेड रैपिडली, जंगल की आग की तरफ फैल जाना। तो आप पढ़कर ही डायरेक्ट पता लगा पा रहे होंगे। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगली आग की तरह किसी चीज़ का फैल जाना। वाइल्ड फायर से जुड़ा है जो एक बार फैलने पर बिना नियंत्रण के तेज़ी से चारों ओर फैल जाती है। मतलब जंगल की आग की तरह किसी चीज़ का, किसी इन्फॉर्मेशन का, किसी बात का फैल जाना, तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्प्रिंग टू माइंड, मतलब कि डांस ऑन, मतलब कि हो जाता है टू कम क्विकली इनटू योर माइंड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। अचानक दिमाग में आना कोई चीज़। अब देखो स्प्रिंग तो आपको पता ही होगा, मतलब कि हो जाता है वसंत ऋतु। और स्प्रिंग का जो मतलब एक और मतलब हो जाता है वो होता है मतलब उछल कूद करना। ठीक है। अब ये जो डाउन है ये भी आपको पता होगा, मतलब कि हो जाता है सुबह का समय, है ना, डाउन। इसको सुबह का समय कहते हैं, या फिर जाग उठना, जागृत होना, इसको रिलेट करेंगे। तो दिमाग में कोई चीज़ आपकी उठ चुकी है, मतलब कोई चीज़ आपके दिमाग में एकदम आ गई है। टू कम क्विकली इनटू योर माइंड, अचानक ध्यान में आना। अब देखो स्प्रिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसका जो स्प्रिंग का जो यूज़ है, इसका अर्थ होता है अचानक उछल कर प्रकट हो जाना। पुराने समय में जब लोग विचारों या स्मृति की तुलना प्राकृतिक घटनाओं जैसे स्प्रिंग में अचानक फूलों के खिलने या पानी के झरने के फूटने से किया करते थे, तब स्प्रिंग टू माइंड जैसी अभिव्यक्तियाँ जन्म लेने लगी। ठीक है। तो नेचर से इस चीज़ को रिलेट करना है। जैसे स्प्रिंग वसंत ऋतु में फूल अचानक खिलने लगते हैं और झरने में से पानी एकदम आने लगता है। ऐसे ही कोई चीज़ दिमाग में कोई एकदम आ जाती है तो उसको कहते हैं दिमाग में कोई चीज़ अचानक आई है। जैसे वसंत में अचानक फूल खिल गए हों, वैसे ही कोई विचार बिना प्रयास के अचानक अगर हमारे मन में आ जाता है तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, मतलब कि मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। अब जो एक पैग है ये एक मतलब एक स्ट्रक्चर आप रिलेट इससे कर सकते हैं। वैसे तो पैग का मतलब होता है खूंटा, कील होती है ना, कील लगाते हैं, खूंटा लगाते हैं हम। तो इस तरह का आप मान सकते हैं स्क्वायर शेप का उसको, और हुक भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर पैग, ये जो खूंटा है वो स्क्वायर है, आप उसको राउंड होल में घुसाना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। वैसे ये गोल है, ठीक है। तो राउंड होल में आप स्क्वायर पैग लगाना चाह रहे हैं, तो मतलब बेमेल चीज़ को आप फिट करना चाह रहे हैं। तो देख सकते हैं तकनीकियों के यांत्रिकी प्रयोग में देखा गया जब एक चौकोर आकृति को गोल शेप में फिट करना संभव फील होने लगा। नेक्स्ट इडियम है स्टैब समवन इन द बैक। स्टैब का मतलब क्या हो जाता है? प्रहार करना, घुसाना किसी चीज़ को, है ना, जैसे चाकू घुसा देते हैं, पीठ में छुरा घोंपना। तो वही चीज़ है बेट्रे समवन, विश्वासघात करना, पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना। इस मुहावरे की जड़ें उस धारणा में है कि अगर कोई सामने से हमला करता है तो वह दुश्मन है, सामने से अगर हमला किया, लेकिन कोई पीठ पीछे वार कर रहा है तो वह दोस्ती है वो उसमें विश्वासघात कर रहा है ना। विश्वास का दिखावा करता है, दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन वो धोखा देता है। यह विश्वासघात को दर्शाता है जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। तो स्टैब समवन इन द बैक मतलब कि बेटे समवन, पीठ में छुरा घोंपना। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टैंड ए चांस, मतलब कि हैव ए पॉसिबिलिटी, सफल होने की संभावना होना। इस मुहावरे की उत्पत्ति प्राचीन खेल मुकाबलों से मानी जाती है, जहां किसी व्यक्ति के पास खड़े होने और भाग लेने का अवसर होता था तो माना जाता था कि उसके पास जीतने का चांस है, यानी कि मौका है। स्टैंड ए चांस मतलब कि खेलों में जैसे मतलब किसी के पास चांस है खड़े होने का, जीतने का, तो वहीं से ही सफल होने की संभावना होना। हैव ए पॉसिबिलिटी होना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। स्टैंड ए चांस का मतलब हो जाता है मतलब कि सफल होने की संभावना होना। जैसे गेम में आपके पास एक चांस होता है खड़े होकर, मान लो आप परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, है ना, किसी व्यक्ति के पास खड़े होने और भाग लेने का अवसर होता है। मेन चीज़ ये आप ध्यान रखो। स्टैंड मतलब आप वहाँ पर जाने का, खड़े होने का आपके पास चांस है, तो आपको सफल होने की वहाँ पर संभावना दिख रही है। नेक्स्ट इडियम है स्टैंड बाय। पता ही होगा ये तो मतलब सपोर्ट होना, रिमेन लॉयल टू समवन, सहायता करना, वफादार रहना किसी के पास खड़ा रहना, लेकिन समय के साथ इसका भावार्थ बन गया किसी का साथ देना, समर्थन में खड़ा रहना, तैयार रहना। वैसे इसका जो मूल अर्थ है वो किसी के पास खड़ा रहना, लेकिन आपको स्टैंड बाई ये कंप्यूटर से भी पता होगा और स्टैंड बाई आपको वैसे भी पता होगा, मतलब सपोर्ट करने की सेंस में, रिमेन लॉयल रहने की सेंस में, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टैंड फॉर। अब ये भी पता लग रहा है पढ़ने से कि किसी के लिए खड़ा होना, है ना, टू रिप्रेजेंट और सिंबलाइज समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व या प्रतीक होना। स्टैंड का अर्थ है यहाँ पर स्थिर रहना, जमकर खड़ा रहना। स्टैंड फॉर
के रूप में इसका प्रयोग पहली बार राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में होने लगा। पहली बार प्रयोग वहीं हुआ जब लोग किसी विचारधारा, अधिकार, आंदोलन का समर्थन करते हुए उसके लिए खड़े रहते थे। समय के साथ मुहावरा किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सिद्धांत को दर्शाने के लिए यूज़ होने लगा। स्टैंड फॉर, किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व का प्रतीक होना। ठीक है, आप किसी के लिए खड़े हैं तो आप कहीं ना कहीं आप किसी को मतलब किसी के साथ खड़े हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को सिंबलाइज कर रहे हैं समथिंग, है ना। तो किसी चीज़ के प्रतिनिधित्व या फिर किसी का प्रतीक होना। स्टैंड फॉर, है ना, दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड फॉर। तो ये मतलब जनता कह रही है कि यही वो चीज़ है कि जिसके लिए हम खड़े हैं, यहाँ पर किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतीक हैं हम। तो देख सकते हैं आप, मेरे हिसाब से इडियम हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टैंड इन वंस ओन लाइट। मतलब हो जाता है टू एक्ट अगेंस्ट वंस ओन इंटरेस्ट, अपने हित के विरुद्ध कार्य करना। अब देखो इसका जो लाइट है यहाँ पर, इसमें इसका मतलब है प्रकाश, उजाला या फिर प्रसिद्धि। लाइट का तो मतलब यही होता है, लेकिन इसमें है प्रसिद्धि, इसका जो सेंस है। जब कोई व्यक्ति अपने ही प्रकाश के सामने खड़ा हो जाए, मतलब अपने ही प्रकाश, मान लो प्रकाश, यहाँ पर जो लाइट है उसको मतलब प्रसिद्धि। कोई व्यक्ति अपने ही प्रसिद्धि के सामने अगर खड़ा हो जाए तो वह खुद की पहचान या तरक्की को ढक देगा, अपनी प्रसिद्धि को ढक देगा, उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो अपने ही हित के विरुद्ध वो खड़ा हो चुका है। अपनी ही जो अपनी फेम थी, अपनी पॉपुलैरिटी थी, उसके सामने ही वो खड़ा हो चुका है। मतलब स्टैंड इन वंस ओन लाइट, मतलब कि खुद की वो प्रसिद्धि, अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसके ही अगेंस्ट कोई चीज़ खड़ा हो चुकी है, मतलब वो खुद ही खड़ा हो गया है। तो इसका मतलब हो जाता है वो अपने ही हित के विरुद्ध कार्य करने लगा। तो इसी तरह से आपको इसको याद रखना है। आई होप ये चीज़ें भी समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्टैंड ऑफिश, मतलब कि इंडिफरेंट, तटस्थ होना। अब देखो स्टैंड ऑफ, जो मूल रूप से इसको स्टैंड ऑफ था, ये जो जहाज रानी में था, मतलब कि जहाँ पर जहाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर ये यूज़ किया जाता था। एक तट या अन्य खतरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, स्टैंड ऑफ। अभी भी आपको पता ही होगा स्टैंड ऑफ का जो मतलब हो जाता है वो भी मतलब एक ठहराव, मतलब किसी चीज़ से दूर बचकर रहना, है ना। तो उसी के लिए इसको यूज़ किया जाता था। जब कोई जहाज़ किनारों या चट्टानों के बहुत ही करीब होता था तो कप्तान को स्टैंड ऑफ करने का आदेश दिया जाता था, जिसका अर्थ था कि जहाज़ को दूर ले जाया जाए ताकि वह सुरक्षित रहे। धीरे धीरे इस शाब्दिक अर्थ को मानवीय व्यवहार पर भी लागू किया जाने लगा। जिस तरह जहाज़ खतरे से दूर रहता है, उसी तरह एक व्यक्ति स्टैंड ऑफिश अगर होता है तो वह सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से दूसरों से दूर रहता है। वह खुद को किसी भी संभावित खतरे से बचाता है, चाहे वह व्यक्तिगत आक्रमण हो या फिर भावनात्मक जुड़ाव हो या फिर अवांछित सामाजिक संपर्क हो, वो इन सब से अपने आप को दूर रखता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इडियम समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टैंड स्टिल, मतलब कि कंप्लीट हाल्ट, पूर्ण विराम या फिर ठहराव होना। आप देखो इसमें स्टैंड है, स्टिल है। स्टैंड का मतलब हो जाता है खड़ा होना, स्टिल मतलब कि बिना हिले डुले स्थिर हो जाना। कंपाउंड नाउन से बना है, दोनों को जोड़ दो तो कंप्लीट हाल्ट, ये तो हो ही जाएगा। इजी इडियम है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब पूरी तरह से शुरू करना। अब पुराने समय में जब दौड़ शुरू होती थी तो सभी प्रतियोगी जो लोग होते थे, एक स्क्रैच लाइन, एक रेखा होती है वो, है ना, ये वाली स्क्रैच लाइन कह सकते हैं आप, इससे शुरू करना होता था। मतलब सबको एक बराबर स्तर से शुरू करना होता था, उसको स्क्रैच लाइन बोलते थे। बिना किसी लाभ के स्क्रैच लाइन से सबको शुरू करना होता था। बाद में यह मुहावरा खेलों से निकलकर आम भाषा में भी आ गया। इसका मतलब हो गया किसी आधार या सुविधा के एकदम नई चीज़ को शुरुआत करना। नेक्स्ट इडियम है स्टार्ट या फिर सेट या फिर गेट द बॉल रोलिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, शुरुआत करना। अब देखो ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा है, खेलों से जुड़ा है। विशेष रूप से गेंद जो होती है, जो गेंद से खेले जाने वाले खेल होते हैं, जैसे बॉल गेम्स ये जो होते हैं, उससे ये जुड़ा हुआ है। इसमें खेल की शुरुआत गेंद के चलाने, बॉल रोलिंग से होती है। कोई भी खेल है, अगर आपने स्टार्ट किया है तो वहाँ पर बॉल को रोल कराया जाता है, तभी आपका खेल जो है वो स्टार्ट होता है। धीरे धीरे ये जो मुहावरा है, वाक्यांश है, सिर्फ खेल में सीमित ना होकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होने लगा। जब किसी काम की पहल करनी हो तो कहा जाने लगा लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, मतलब कि चलिए काम की शुरुआत करते हैं। जैसे कोई गेम, जैसे फुटबॉल है, बॉल को रोल करने पर स्टार्ट हो जाता है, बॉल से ही बेसिक सी चीज़ है, स्टार्ट होता है। ऐसे ही क्रिकेट है, वहाँ पर भी बॉल को रोल किया जाता है तो वहाँ पर भी क्रिकेट का गेम शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही किसी चीज़ की शुरुआत करना।
नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टेटस क्यो, मतलब हो जाता है अनचेंज पोजीशन, वर्तमान स्थिति। अब देखो ये लैटिन एक फ्रेज़ है, काफ़ी सारे फ्रेज होते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले। एक एडोक भी होता है, एक डिफेक्टो भी होता है। जैसे इनफैक्ट हो जाता है, उसका मतलब एडोक तो आपने AOO भी सुने होंगे, मतलब किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। बोनाफाइड भी आपने सुना होगा, या फिर एक और था मतलब प्रीमा फेसी। तो ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। प्रीमा फेसी भी मतलब जो हम पहली दृष्टि देखते हैं ना, फर्स्ट साइट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ होना। तो ऐसे कई सारे ये जो लैटिन फ्रेज है बेसिक से हैं सारे के सारे, पहले ही बता रखे हैं आपको। तो ये बी इडियम उसी में यूज़ होता है, जो मूल रूप से ये तो लैटिन लैंग्वेज ही है, जिसका अर्थ होता है जिस स्थिति में पहले था, मतलब पहले वाली स्थिति, मतलब उसी में ही रहना। ये जो वाक्यांश है विशेष रूप से राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक व्यवस्था में प्रयुक्त होता है, जब कोई परिवर्तन न करने और वर्तमान स्थिति को जस से तस बनाए रखने की बात की जाती है, कि जो फिलहाल चीज़ें हैं उसी को वैसा ही बनाए रखो, अनचेंज पोजीशन में रखो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, पहले भी आपने पढ़ रखी होंगी, और नहीं पता है तो आप मतलब पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उनमें भी ये चीज़ें मैंने बता रखी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टील समवन्स थंडर, मतलब कि टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, मतलब कि किसी और ने काम किया था, आपने उसका क्रेडिट ले लिया। गेट प्रेज, मतलब कि प्रशंसा पाना किसी चीज़ को करने के लिए किसी से पहले, मतलब कि दूसरों का अपने श्रेय छीन लिया है। स्टील समवन्स थंडर। अब देखो, पहले एक जो अंग्रेज़ नाटककार था जॉन डेनिस, उसने एक नई थंडर मशीन बनाई थी, मतलब कि बिजली और गरज की ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र बनाया था। उसने अपने नाटक के मंचन में इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उसका नाटक विफल हो गया था, और थिएटर ने कुछ समय बाद उसी थंडर इफेक्ट का उपयोग शेक्सपियर के मैकबेथ में किया, है ना, शेक्सपियर का नाटक था। जब डॉन डेनिस को इसका पता लगा तो उन्होंने गुस्से में कहा, दे विल नॉट लेट माई प्ले रन बट दे स्टील माई थंडर। वे मेरा नाटक तो नहीं चलने देते, लेकिन मेरी गरज जरूर चुरा लेते हैं। इस वाक्य से मुहावरा बन गया स्टील समवन थंडर, मतलब जिसका मतलब हो गया किसी और के विचार, प्रयास और प्रभाव का श्रेय ले लेना। मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, इडियम ईजी है, और हिस्ट्री एंड टेक्स्ट भी आपको पता लग गया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर भी, और एक बार खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब कि अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, मतलब कि दूर रहना, टाल देना किसी चीज़ को। अब देखो स्टीयर जो पहले तो देखते हैं, ये जो पूरा का पूरा है नेविगेशन से जुड़ा हुआ है, समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ है। अब जो स्टीयर है नाव या जहाज को दिशा देना, इसका मीनिंग हो जाता है। क्लियर ऑफ का मतलब हो जाता है सुरक्षित दूरी को बनाए रखना। ये सभी की सभी समुद्री यात्रा की सेंस में है। ठीक है, प्राचीन समय में नाविक जब समुद्र में चट्टान, उथले पानी और तूफान जैसे खतरों से बचना चाहते थे, तो उन्हें जहाज को खतरों से क्लियर रखना होता था, यानी वे जहाज को एक ऐसी दिशा में स्टीयर करते थे ताकि वह उन खतरों से क्लियर रहें। धीरे धीरे यह मुहावरा सामान्य जीवन में भी होने लगा, और फिर इसका मतलब बन गया, मतलब कि अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना। जैसे हम अपने जहाज को मतलब जो खतरे होते हैं उनसे दूर रखते हैं, उनसे मतलब क्लियर करते हैं, है ना, वैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो किसी परेशानी, विवाद और ख़तरनाक चीज़ से दूर रहता है। ठीक है, तो स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब हो जाएगा दूर रहना, टालना। नेक्स्ट इडियम है स्टेप अप टू द प्लेट, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि जिम्मेदारी लेना। स्पोर्ट से ही आया है, बेसिकली बेसबॉल से। बेसबॉल में जब कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए बैटिंग प्लेट, जिसे होम प्लेट कहते हैं, इसको होम प्लेट कहते हैं, जब वो इस पर आता है बैटिंग करने के लिए, तो वह टीम के लिए रन बनाने की जिम्मेदारी को उठाता है। स्टेप अप टू द प्लेट का शाब्दिक अर्थ होता है बल्ले से खेलने के लिए प्लेट के पास जाना, है ना, और रूपक के अर्थ में इसका जो मीनिंग है किसी कठिन कार्य या स्थिति में जिम्मेदारी लेना और उसे निभाने के लिए तैयार रहना। अब स्टेप अप टू द प्लेट, प्लेट पर कोई जो ये होम प्लेट है, इस पर कोई आ रहा है, स्टेप अप कर रहा है, तो मतलब वो जिम्मेदारी ले रहा है रन बनाने के लिए, या फिर किसी सिचुएशन के लिए वो जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ पर मतलब जो ये निकला था वो रन बनाने की जिम्मेदारी, टीम के लिए, टीम को जिताने की जिम्मेदारी के लिए यूज़ होता था। बाद में इसका जो यूज़ है वो वाइड हो गया, और भी जगह इसको यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट इडियम है स्टिक टू वंस गन्स, मतलब कि मेंटेन वंस ओन ओपिनियन, टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, अपनी बात पर अडिग रहना। स्टिक टू वंस गन्स, अब इसका जो हिस्ट्री है सैन्य पृष्ठभूमि से आया है, आर्मी से आया है। युद्ध के दौरान सैनिकों को आदेश होता था कि चाहे दुश्मन कितने भी नज़दीक क्यों ना आ जाए या स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, आपको अपनी जो गन्स हैं, आपकी जो तोप हैं,
उसके पास से नहीं हटना है, डटे रहना है। तो कहा जाता था स्टिक टू योर गन्स, मतलब कि अपनी गन्स पर, अपनी जो तोप है उन पर स्टिक रहो, मजबूती से अड़े रहो, यानी अपने हथियारों के साथ मजबूती से डटे रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। तो स्टिक टू वंस गन्स मतलब कि स्टिक टू योर गन्स भी कह सकते हैं। तो मतलब हो जाएगा अपनी बात पर तुम अड़े रहो, अपनी जगह पर, अपनी पोस्ट पर अड़े रहो। देख सकते हैं इमेज से भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं, स्टिक टू योर गन्स मतलब अपनी गन के साथ, अपनी तोप के साथ यहाँ पर स्टिक रहो, अपनी पोस्ट पर थमे रहो, मतलब मोर्चा संभाले रखो, होल्ड द लाइन। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टिकी फिंगर्स, मतलब कि एन इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी करने की प्रवृत्ति होना। अब देखो स्टिकी का मतलब हो जाता है चिपचिपा, किसी के हाथ इतने चिपचिपे हैं कि चीज़ें उनसे चिपक जाती हैं, ठीक है, यानी वह व्यक्ति हर चीज़ को चुरा लेता है। धीरे धीरे चोरी करने वालों के लिए एक मुहावरा बन गया। इसको भी देख सकते हैं, मतलब सभी चीज़ें, चैन, मतलब रिंग, पैसे, फ़ोन हो गया, घड़ी हो गई, वो सभी इसके हाथों से चिपक जाती है, मतलब कि इसको चोरी करने की प्रवृत्ति इसकी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टिल वाटर रन्स डीप, टू हैव पैशन और ग्रेट इंटेलिजेंस अंडरनीथ ए काम एक्सप्रेशन। ए पर्सन हु डज नॉट से मच मे नो ए लॉट, मतलब मानो संभावना है उसको बहुत सारी चीज़ें पता है। ए पर्सन डज नॉट से मच मतलब फिर भी वो नहीं कह पाता है। टू हैव पैशन और ग्रेट इंटेलिजेंस अंडरनीथ ए काम एक्सप्रेशन मतलब एक शांत चित्त, मतलब एक शांत व्यक्ति के नीचे, मतलब उसके अंदर मतलब बहुत ही सारा पैशन हो सकता है या फिर ग्रेट इंटेलिजेंस हो सकती है। जैसे गहरा पानी शांत होता है और सतह पर कुछ भी नहीं दिखता, वैसे ही शांत व्यक्ति के भीतर गहरी समझ हो सकती है और गहरी भावनाएं हो सकती हैं, कभी कभी छिपे हुए इरादे भी हो सकते हैं। यह कहावत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में यूज होती है, ठीक है। शांत चित्त वाले गहरे होते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो स्टिल वाटर्स रन डीप, मानो जैसे गहरा पानी शांत होता है, तो वैसे ही शांत व्यक्ति के भीतर गहरी समझ, भावनाएं और कभी कभी छिपे इरादे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, एक बार वीडियो पॉज करके भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्टिर अप ए हॉर्नेट नेस्ट, मतलब हो जाएगा कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल, प्रोवोक ट्रबल, टू रेज कंट्रोवर्सी, भीड़ को गुस्सा दिलाना। इसका आधार प्रकृति से लिया गया है, विशेष रूप से हॉर्नेट से। हॉर्नेट क्या होता है? गुस्सैल, डंक मारने वाला ततैया, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टिर अप क्या होता है? स्टिर अप भी आपको पता होगा, हलचल, उपद्रव या फिर हड़बड़ी मचा देना। अब कोई व्यक्ति जो है वो हॉर्नेट के घोंसले में, उसमें कुछ उपद्रव मचा देता है, कुछ छेड़छाड़ कर देता है, तो उसमें से सैकड़ों गुस्से में भरी ततैयाँ बाहर निकल आती है और हमला कर देती है। यह दृश्यात्मक अनुभव इस मुहावरे का आधार बना कि कोई सोई हुई या स्थिर स्थिति को छेड़कर एक बड़ी मुसीबत को मोल ले लेना। इमेज देख सकते हैं, इसने इसको स्टिरअप किया, मतलब कि इसने छेड़छाड़ कर दी, हलचल कर दी, और ये सभी की सभी इसके पीछे आ गई, मतलब कि इसने भीड़ को गुस्सा दिला दिया है, प्रोवोक ट्रबल कर दिया है इसने, मतलब उकसा दिया है इनको, है ना। तो देख सकते हैं आप, स्टिरअप, हॉर्नेट, नेस्ट, मतलब कि ये जो ततैयाँ हैं इसके जो घोंसला होता है उसको स्टिरअप कर देना, मतलब कि आपने चीज़ों को भड़का दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टॉल द शो, मतलब कि वॉन एवरीबॉडीज प्रेज, दर्शकों का दिल जीत लेना। अब पढ़कर ही आपको पता लग रहा है आपने कुछ चीज़ें ऐसी परफॉर्म की कि आपने दर्शकों का दिल जीत लिया। नाटक और स्टेज परफॉर्मेंस लोकप्रिय थे, तब से यह मतलब बना। तब यह देखा गया कि कभी कभी कोई सहायक या छोटा किरदार निभाने वाला कलाकार इतना शानदार अभिनय करता था कि मुख्य कलाकारों की चमक फीकी पड़ जाती थी। दर्शकों की तालियां, ध्यान उसी कलाकार को मिलते थे, यानी उसने पूरा शो जो है उसको चुरा लिया हो, ठीक है। तो दर्शकों का दिल जीत लेना इडियम इजी है, आपको पता लग चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अच्छा इडियम है, देखते हैं। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट कोई चीज़ किसी से पता लगना। पर्सनल नॉलेज और डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, मतलब कि विश्वसनीय स्रोत से सीधे सीधे कोई चीज़ पता लग जाना। देखो इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। वैसे मैंने आपको पहले भी एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है, घोड़े के दांत देखकर उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। घोड़े की रेस से इसका संबंध है। रेस के समय घोड़े की उम्र, स्वास्थ्य की जानकारी, सही जानकारी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी हॉर्स रेसिंग में, है ना। तो वहाँ पर मतलब सट्टा लग जाता था, लोग बाग एक्सपेक्ट कर लेते थे कि कौन सा घोड़ा मतलब जीतेगा, क्यों? उसकी उम्र का अंदाज़ा अगर कोई लगा ले तो, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है। रेस के समय घोड़े की उम्र, स्वास्थ्य की सही जानकारी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी, खासकर सट्टेबाजों के लिए। घोड़े की असली उम्र का पता उसके दांतों को देखकर लगाया जाता था, इसलिए यदि किसी को घोड़े की उम्र
की सीधी जानकारी घोड़े के दांत को देखकर मिल जाए तो उसे सबसे सटीक और सीधे स्रोत से मिली जानकारी माना जाता था। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ उसको कहा जाता था, मतलब कि सीधा सीधा घोड़े का मुंह देख कर आ रहा है, वहीं से इसको चीज़ें पता लग चुकी हैं, तो विश्वसनीय स्रोत बन जाता है। मतलब कोई चीज़ जो इन्वॉल्व पर्सन है डायरेक्ट उसी से आपको चीज़ें पता लग रही हैं। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब कि वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, मतलब कि पूरे प्रयास करना, खून पसीना एक करना। इजी इडियम है। स्ट्रेन का मतलब हो जाता है खींचना, जोड़ लगाना। नर्व का मतलब तंत्रिका, नर्व्स जो होती हैं, तो उनको खींच कर आप मतलब अपनी नसों से जोड़ लगा रहे हैं किसी चीज़ पर, तो मतलब आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्ट्रॉ इन द विंड, मतलब कि एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, संभावना का सूक्ष्म संदेश। अब देखो ये भी प्रकृति पर आधारित है। जैसे हवा की दिशा जानने के लिए लोग कभी कभी घास या फिर जो स्ट्रॉ होता है भूसा, उसको हवा में उछालते थे। अब हवा जिस ओर चलती थी वो उधर उसको ले जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। वह भूसा जिस दिशा में उड़ता था उससे हवा की दिशा का पता चल जाता था। इसी विचार से मुहावरा बना कि कोई मामूली सी बात जैसे हवा में उड़ता भूसा भी आने वाले समय के किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। फिर धीरे धीरे बन गया और छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़ी प्रवृत्ति या परिणाम की ओर संकेत कर देती है, इसका मीनिंग बन गया। तो स्टार इन द विंड मतलब कि संभावनाओं का सूक्ष्म संदेश, मतलब हवा किधर की चल रही है। देख सकते हैं ये मतलब हवा पता करने के लिए हवा में मतलब विंड में स्ट्रॉ को, जो भूसा होता है घास का एक तिनका होता है, उसको उड़ा रहा है हवा में, मतलब कि ये आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है उस चीज़ों का अंदाज़ा लगाना, इसका मीनिंग हो जाता है। वैसे तो ये हवा को जानने के लिए ही पहले यूज़ होता था। नेक्स्ट इडियम है स्ट्राइक बार्गेन, मतलब कि टू निगोशिएट ए डील। अब देखो स्ट्राइक का मतलब हो जाता है मारना, ठोकना, बाद में समझौता तय करना, जैसे भाव में बदल गया। पुराने समय में जब व्यापारी या सौदागर कोई सौदा तय करते थे तो वे हाथ मिलाकर हथेली पर थपकी मारकर उस सौदे को पक्का करते थे। आप इसको उस तरह से रिलेट कर सकते हैं जैसे मोदी जी और पुतिन मिले थे, तो मोदी जी ने मतलब उनके हाथ पे एक स्लैप मारा था, है ना, पुतिन के, तो मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब उन्होंने आपस में कोई सौदा पक्का किया है। ये एक तरह से अनौपचारिक अनुबंध माना जाता था। इसी मारने और स्ट्राइक करने से यह मुहावरा रिलेट हुआ बना। स्ट्राइक का अर्थ यहाँ पर डील तय करना, मतलब अगर हाथ पर स्ट्राइक की गई है तो मतलब सौदा तय हो गया है। आपस में वे एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, हाथ मिलाकर कर रहे हैं। उसने मतलब इस हाथ से यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर दिया, मतलब कि एक स्लैप टाइप सा होता है ना, वो मार दिया। तो स्ट्राइक के बार्गेन का मतलब हो जाता है मतलब इन्होंने चीज़ें पक्की कर ली हैं, सौदा तय कर लिया है। नेक्स्ट इडियम है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ईजी इडियम है ये भी। टू एक्ट एट द राइट टाइम, ग्रैब ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, मतलब कि जब तक लोहा गर्म है चोट करो, मौके का लाभ उठाओ। ईजी इडियम है, इसको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं उनकी दुनिया से आया है। पुराने समय में लोहार लोहे को गर्म करके हथौड़े से आकार देते थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता था कि जब लोहा लाल होकर नरम हो जाए, जब गर्म होता है तभी लोहा नरम हो जाता है, तभी उसे हथौड़े से मारा जाए और अपनी मनचाही शेप दी जाए। अगर वे देर करते थे तो लोहा ठंडा होने लगता था और आकार देना मुश्किल हो जाता था, हार्ड हो जाता था वो। इसी सिद्धांत को जीवन में लागू करते हुए कहावत बनी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। जब अवसर अच्छा हो तभी उसे पकड़ लेना चाहिए, हाथ से निकल सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट, मतलब कि अराउज्ड फियर, दिल में डर पैदा करना। अब देखो स्ट्राइक से ही निकला है। स्ट्राइक का मतलब वैसे तो प्रहार करना होता है, मारना होता है, हड़ताल करना भी होता है, लेकिन इस मुहावरे में, इस इडियम में इसका मतलब है मतलब अचानक प्रभाव डालना। चिल टू द हार्ट का यहाँ पर मतलब है ठंडक या फिर डर जो सीधे दिल तक पहुँच जाए। इसका प्रयोग अक्सर तब होता था जब कोई डरावनी, दुखद या हिला देने वाली खबर या अनुभव सामने आता था, जैसे कि युद्ध, किसी की मृत्यु या फिर भयानक दृश्य, तो इसका मतलब हो जाता था मतलब दिल में डर पैदा करना, है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब घबरा जाते हैं, डर लग जाता है। तो स्ट्राइक का मतलब हो जाता है प्रभाव डालना किसी चीज़ पर, और चिल टू द हार्ट मतलब कि आपका जो दिल है, आपका जो मतलब मन है, उसमें मतलब वो ठंडक आ गई है, डर आ गई है, मतलब ठंडक सी आ जाती है ना, मतलब बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो वो मतलब एकदम जब हम डर के मारे किसी चीज़ को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो स्ट्राइक का मतलब हो जाएगा अचानक प्रभाव डालना। और चिल टू द हार्ट मतलब कि ठंडक और डर, मतलब आपके दिल में कोई चीज़, कोई डर, कोई ठंडक, मतलब सीधे मतलब आपके दिल तक उसने प्रभाव डाला है, तो आपके दिल में वो डर पैदा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। अब बैड पैचेस मैंने आपको पहले ही बता रखा है,
और स्ट्रक तो अभी आपको बताया, जैसे कि प्रभाव डालना किसी चीज़ में। देखते हैं इसका क्या कंटेक्स्ट निकलता है। पैच का मतलब हो जाता है ज़मीन का टुकड़ा या फिर समय का हिस्सा। बैड पैच का मतलब हुआ जीवन का वह हिस्सा जो अच्छा नहीं रहा है। बेकार, एक बेकार खंड हो सकता है, बेकार एक जगह हो सकती है। वैसे आप जो मैंने पहले बताया भी था वो खेती के सेंस में बताया था। स्ट्रक शब्द यहाँ पर दर्शा रहा है कि किसी ने एक या एक से अधिक बार बुरे समय को झेला हो या फिर झटका खाया हो। ठीक है, अब देखो ये जो मुहावरा है कृषि और समुद्री जीवन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पैचेस जमीन या फिर समुद्र के हिस्से को दर्शाते थे, जैसे खेती में खराब मिट्टी का हिस्सा। तो यहाँ पर इसके पास कोई एक खंड है जो मतलब बैड है, बेकार पैच है, मतलब कि व्यवसाय संबंधी इसको मुश्किल हो रही है उसमें, या फिर समुद्र में तूफानी इलाका कह सकते हैं। तो बैड पैचेस हैं आपके पास, मतलब बेकार हिस्से हैं, बेकार खंड है जिसमें आपको खेती करनी थी। आपके पास कई सारे टुकड़े हैं, ज़मीन के हिस्से हैं। तो स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस का मतलब हो जाएगा व्यवसाय संबंधी मुश्किलें होना। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़, है ना, मतलब आपके व्यवसाय में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ चुकी हैं। नेक्स्ट इडियम है सूट यू टू ए टी, मतलब कि टू बी आइडियल और परफेक्टली अप्रोप्रिएट फॉर वन, या फिर एग्जैक्टली बिल्कुल उपयुक्त। अब देखो ये जो टी होता है ना, ये एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको पता ही होगा, टी स्क्वायर, ये वहाँ से आया है। टी स्क्वायर एक इंजीनियरिंग और ड्राइंग टूल है जिसका उपयोग सीधी और सटीक रेखा खींचने के लिए किया जाता है, खासकर जब कोण समकोण हो, राइट एंगल हो। यदि कोई चीज़ टी स्क्वायर के अनुसार हो तो वह बिल्कुल सटीक होती है, सीधी होती है, सही होती है। इसलिए सूट यू टू ए टी का अर्थ हुआ कोई चीज़ इतनी सटीक रूप से फिट बैठती है जैसे कि टी स्क्वायर से उसको मापा गया हो। तो सूट यू टू ए टी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल उपयुक्त होना। ठीक है, इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा सम एंड सब्सटेंस, मतलब कि एसेंस, सारांश होना किसी चीज़ का। सम का अर्थ हो जाता है योग करना, कुल करना किसी चीज़ का, टोटल। सब्सटेंस, वैसे तो सब्सटेंस आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब है सामग्री, सार, सब्सटेंस वही हो जाता है वैसे तो, है ना, सामग्री। तो दोनों मिलकर ये किसी भी बात की संपूर्णता का सार क्या है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सार इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। सम मतलब टोटल, किस चीज़ का सार, टोटल जो उसका कंप्लीट सार है, उसका जो एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है, ब्रीफ फॉर्म है उसके बारे में ये दोनों मिलकर बताते हैं, मतलब कि एसेंस, सारांश को बताते हैं। सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो जाता है एसेंस, मतलब कि सारांश। नेक्स्ट इडियम में हमारा स्वान सॉन्ग, मतलब कि लास्ट परफॉर्मेंस, अंतिम प्रदर्शन, अंतिम रचना। अब जो प्राचीन यूनानी थे उनका ये मानना होता था कि जो हंस होता है, स्वान होता है, वो जीवन भर चुप रहता है या फिर मधुर ध्वनि करता है, लेकिन जब वह मरने वाला होता है अपनी मृत्यु से पहले सबसे सुंदर और करुण गीत गाता है। जो प्लेटो थे उन्होंने अपने लेखन में स्वान सॉन्ग का जिक्र करते हुए कहा, हंस मृत्यु से नहीं डरता बल्कि वह अपोलो, जो संगीत और भविष्यवाणी का देवता होते हैं, उनका पक्षी होता है। ठीक है, और अपनी मृत्यु से पहले खुशी में गाता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं स्वान सॉन्ग का मतलब अपने मतलब मृत्यु से पहले अपनी अंतिम रचना, एक लास्ट परफॉर्मेंस देना। जैसे हंस अपनी मृत्यु से पहले एक सबसे सुंदर और करुण गीत गाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब एक लास्ट परफॉर्मेंस देना, अंतिम प्रदर्शन देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्वीप अंडर द कारपेट, मतलब कि टू हाइड ए प्रॉब्लम और टू ट्राई टू कीप इट सीक्रेट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट, समस्या से निपटने के बजाय उसको गुप्त रखना। पुराने ज़माने में जब लोगों को तुरंत अपने घर की सफाई करनी होती थी, यदि कोई धूल या कचरा तुरंत वे साफ़ नहीं कर पाते थे तो उसको कालीन, जो कारपेट होता था, उसी के नीचे छिपा देते थे ताकि कमरा साफ दिखे, भले ही असल में उन्होंने गंदगी को साफ़ नहीं किया, है ना, मतलब उन्होंने चीज़ें टेम्परेरी रूप से फ़िलहाल के लिए छुपा दी हैं। इसी व्यवहार ने रूपक के तौर पर यह कहावत बना दी कि स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट, समस्याओं को छुपा देना बजाय उसका सामना करने के। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्वीपिंग स्टेटमेंट, मतलब कि जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, मतलब कि व्यापक बयान। अब देखो, स्वीप का जो मूल अर्थ होता है झाड़ू लगाना या किसी चीज़ को एक स्थान से पूरी तरह से हटा देना। स्वीप मतलब कि साफ कर देना। धीरे धीरे इसका प्रयोग किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर करने, प्रभावित करने के भाव में होने लगा। इसमें स्वीपिंग दर्शाता है बयान इतनी बड़ी झाड़ू की तरह है जो बिना सोचे समझे सब पर लागू हो रहा है, मतलब कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। स्वीप का जो मतलब होता है साफ करना या पूरी तरह से किसी चीज़ को हटा देना, लेकिन स्वीपिंग का जो मतलब धीरे धीरे चेंज होता गया। स्वीपिंग स्टेटमेंट जो इडियम बना, वहाँ पर इसका जो मतलब रहा किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर करना। कोई चीज़ आपने पूरी तरह से कवर कर रखी है, उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब प्रभावित कर रहे हैं, है ना, उसके भाव में होने लगा।
स्वीपिंग का मतलब कोई जनरलाइज फॉर्म, कोई व्यापक किसी चीज़ का होना, इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्वीपिंग दर्शाता है कि बयान बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज कोई स्टेटमेंट आपने दिया है, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट, व्यापक बयान। आप इसको झाड़ू से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से, मतलब आप किसी कमरे की सफाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी झाड़ू है, उससे आप चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं, तो वो मतलब काफ़ी सारा एरिया कवर करेगी, है ना। तो मतलब वो एक मतलब काफ़ी एरिया को, ब्रॉड एरिया को कवर करेगी। बड़ी झाड़ू से इसको रिलेट कर सकते हैं, सफाई से इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो मतलब जनरलाइज होगा, वो जो सफाई होगी, जो मतलब बिना सोचे समझे सब पर लागू हो जाए। कुछ भी आप सोच विचार कर चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो उसमें कोई सोचना समझना नहीं है ना। तो इसी तरह से कोई चीज़ इतनी व्यापक है, कोई चीज़ इतनी जनरलाइज है कि उसमें आपको सोचना नहीं है कि वो चीज़ें कैसे होंगी, है ना। वो मतलब ऑब्वियस है, चीज़ें होनी ही होनी है, व्यापक कोई चीज़ है, मतलब जनरलाइज है, ठीक है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसको आपको याद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि स्वीपिंग जो है इसका मतलब किस चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेना भी इसका मीनिंग हो जाता है, किस चीज़ को प्रभावित करना भी इसका मीनिंग हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं अगर आपको ये दिक्कत लगे। वैसे स्वीपिंग अगर आप झाड़ू से भी रिलेट करें तो उससे भी हो सकता है कि आप काफ़ी बड़ी झाड़ू से चीज़ों को कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो वो मतलब जनरलाइज फॉर्म में ही होगी, उसमें कोई भी आपको दिमाग इधर उधर का नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट इडियम पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्विम विद द टाइड। इजी इडियम है, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, प्रचलित तौर तरीकों के अनुसार चलना। स्विम विद द टाइड, अब जो ये है प्राकृतिक धारा, समुद्री जीवन से रिलेटेड है। समुद्र में तैरते समय यदि कोई व्यक्ति जो टाइड होता है उसके साथ तैरता है तो कम प्रयास करना पड़ता है, तो जल्दी आसानी से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। इसी के विपरीत जो टाइड होती है उसके खिलाफ अगर कोई तैर रहा होता है तो वो थकाने वाला और जोखिम भरा होता है। इडियम ईजी है। नेक्स्ट इडियम है स्वोलन हेडेड, मतलब कि प्राइड, अभिमानी। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वोलन हो जाता है सूजा हुआ, हेडेड का मतलब हो जाता है सिर, ठीक है। ये एक मेटाफर है जिसमें कल्पना की जाती है किसी व्यक्ति का सिर इतना सूज गया है कि वह अहंकार से भर गया हो। यह सूजन का अर्थ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक घमंड से है। मतलब किसी ने मतलब किसी का सिर फूल गया ना, तो मतलब उसको घमंड है, मानवीय स्वभाव को दर्शाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी प्रशंसा, उपलब्धि और शक्ति मिलने पर खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, मतलब उसने अपना सिर जो है मतलब सूजा हुआ फील कर रहा है, तो मतलब वो अभिमानी में है, घमंड में वो जी रहा है। देख सकते हैं इसने अपना इस, जैसे किसी ने इसकी तारीफ़ करी तो मतलब ये घमंड से भर गया, मानो इसने अपना सिर जो है, इसका सिर सूज गया हो, ये सोच रहा है कि मेरा तो सूजा हुआ सिर है, बहुत बड़ा सिर हो गया। तो जैसे कुछ एक लोग होते हैं, जैसे उनको कुछ भी ख्याति मिली, कुछ भी उनको पावर मिली, प्रसिद्धि मिली, तो वे मान लेते हैं कि मेरा तो कद बढ़ गया। तो ऐसे ही किसी का सिर बढ़ जाना, सूज जाना, तो सोलन हो जाएगा, मतलब कि वो घमंड में है, अभिमान वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। ये तो हमने पहले भी कर रखा है। इमिनेंट डेंजर एंड इम्पेंडिंग थ्रेट हो जाएगा, सिर पर लटकती हुई तलवार, संभावित खतरा। पहले भी ये हम कर चुके हैं, सेम इडियम है। एक मतलब डेमोक्लिस ये था, इसका एक मतलब ये दरबारी था एक राजा का, डायनोसियस, ठीक है। उसके वैभवशाली जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ये मैंने बता रखा है आपको। मतलब उसने, फिर राजा ने उसको अवसर दिया था, फिर वो वहाँ बैठा था और उसने देखा उसके सिर के ऊपर एक तेज़ तलवार लटक रही थी, जो केवल एक जो घोड़े की पूँछ का बाल होता है ना, उससे बंधी थी। तो यह दिखाने के लिए था ये सब चीज़ें कि शक्ति और वैभव के साथ हमेशा खतरा और असुरक्षा भी जुड़ी रहती है। तो संभावित खतरा, इमिनेंट डेंजर, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है टेक ए क्यू फ्रॉम समवन, मतलब कि लर्न एक्टिंग, बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, मतलब किसी से प्रभावित होकर सीखना। क्यू क्या होता है? क्यू संकेत होता है, ठीक है। थिएटर में क्यू उस संकेत को कहते हैं जो एक अभिनेता को बताता है कि उसे मंच पर जाकर अपनी पंक्ति बोलनी है या अभिनय करना है। मतलब जैसे कोई लाइव परफॉर्मेंस दे रहा है, वो चीज़ें भूल गया तो उसको क्यों मिला, मतलब उसको संकेत कुछ मिल गया, ठीक है। जैसे ही एक कलाकार को एक क्यों मिलता है, संकेत मिलता है, तो वह अपने संवाद अभिनय की शुरुआत करता है। इस आधार पर टेक ए क्यू का अर्थ बना संकेत पाकर कार्रवाई करना। इजी इडियम है, ठीक है। दूसरों के उदाहरण और संकेत के अनुसार व्यवहार करना। नेक्स्ट इडियम है टेक ए डिम व्यू ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, घास नहीं डालना, अस्वीकार करना। डिम का मतलब हो जाता है धुंधला, कम रोशनी वाला। व्यू का अर्थ है दृष्टिकोण या नज़रिया। टेक ए डिम व्यू का शाब्दिक अर्थ हो जाता है किसी चीज़ को साफ या फिर सकारात्मक रूप में न देख पाना। टेक ए डिम व्यू, किसी चीज़ का धुंधला व्यू आपको दिख रहा है। फिर ये मेटाफर के रूप में बना, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को डिम व्यू से देखता है तो वह उसमें
कुछ खास उजाला, स्पष्टता या अच्छाई नहीं देखता, यानी उसे वह चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कोई चीज़ आपको डिम व्यू से दिख रही है तो वो चीज़ें तो मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही है, सीधी सी बात है। आप उसको डिसअप्रूव करेंगे, है ना, स्वीकार नहीं करेंगे, उसको घास नहीं डालेंगे, आप उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। तो डिम व्यू आपका मतलब मीनिंग हो जाएगा अस्वीकार करना किसी चीज़ को। मेरे हिसाब से आप कंटेक्स्ट समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, मतलब कि इमिटेट और एमुलेट समवन इन ए पर्टिकुलर वे, व्यवहार की नकल करना। अब देखो इमिटेट मैंने फोटोस्टेट से बता रखा है, इमुलेट में हमने EMU DMU ट्रेन होती है, वो लेट होने का, डेली लेट होने का अनुकरण करती है, इस तरह से हमने उनको याद कर रखा है। लीफ का जो अर्थ है पुस्तक का पन्ना, पेज जो होता है। पुराने समय में जब किताबें हाथ से लिखी जाती थी तो कोई यदि किसी पुस्तक के किसी विशेष पन्ने से कुछ उपयोगी जानकारी लेता तो उसे सीखने अपनाने का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे यह मेटाफोरिकल बन गया। इसका अर्थ हुआ किसी व्यक्ति का आचरण या तरीके की सराहना करते हुए उसे अपनाना, है ना। तो टेक ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक का मतलब हो जाएगा अनुकरण करना, किसी चीज़ का मतलब उसकी नकल करना, ठीक है। तो टेक ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक मतलब आपने किसी की बुक से कोई पन्ना लिया है कुछ सीखने के लिए, अपनाने के लिए, तो आपने उसकी नकल करी है, उसके व्यवहार की आपने नकल करी है। नेक्स्ट इडियम है टेक अवे योर ब्रेथ, मतलब कि एस्टोनिशिंग, मतलब कि आश्चर्यचकित रह जाना। अब देखो टेक अवे का मतलब हो जाता है अलग करना, हटाना, दूर करना। अब देखो आप अपनी सांस से दूर हो गए हैं, आपकी सांसें जो है दूर चली गई है, आश्चर्यचकित रह गए हैं। इसका मूल भाव यह है जब कोई चीज़ इतनी अत्यंत प्रभावशाली या विस्मयकारी होती है तो व्यक्ति क्षण भर के लिए अपनी सांस लेना भूल जाता है, सांसों से दूर हो जाता है, बोलना भूल जाता है। तो इट टेक्स योर ब्रेथ अवे का मतलब हो जाता है आश्चर्यजनक रह जाना, बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाना, आपकी सांसें ही उड़ गई हैं, सांस लेना भूल गए हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक एक्सेप्शन टू, मतलब कि टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, आपत्ति करना, दृढ़ता से ऐतराज़ करना। अब देखो इसका मूल आधार है एक्सेप्शन, मतलब कि आपने कोई आपत्ति आपने उठाई है। इसका अर्थ होता है किसी बात को अलग रखना, एक्सेप्शन, है ना, मतलब एक्सेप्शनल केस कहते हैं, ये तो एक अलग ही है बिल्कुल, मतलब सबसे अलग है। आपत्ति दर्ज करना इसका मीनिंग हो जाता है अंग्रेजी में यह मुहावरा न्याय और बहस की भाषा से आया है, जहाँ किसी वकील या वक्ता द्वारा किसी बयान या कार्य पर आपत्ति जताई जाती थी, यानी वे उस पर एक्सेप्शन लेते थे। धीरे धीरे टेक एक्सेप्शन का अर्थ बन गया किसी बात को पसंद न करना और उस पर विरोध जता देना। तो टेक एक्सेप्शन मतलब कि आपत्ति करना या फिर आप ऐतराज़ को जता रहे हैं, जैसे कहते भी हैं ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ठीक है। तो वही इसने ऑब्जेक्शन उठाया है, इसने एक्सेप्शन इसने एक कोई लगाया है ना। नेक्स्ट इडियम है टेक हर्ट, टू टेक करेज, टू टेक कॉन्फिडेंस, हिम्मत न हारना। हर्ट का अर्थ केवल शरीर का अंग नहीं है बल्कि साहस, भावना और आत्मबल का भी वो प्रतीक है। पुराने समय में दिल को इंसान की आत्मा, भावना और इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता था। टेक हर्ट का तात्पर्य था अपने दिल में हिम्मत भरना, साहस इकट्ठा करना। तो हिम्मत न हारना इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब कि कॉन्फिडेंस अपने साथ लेकर चलो, अपने मन में साहस रखो, टेक हर्ट, ठीक है। मीनिंग हो जाएगा टू टेक करेज। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक इन देयर स्ट्राइड, हैंडल कामली, मुश्किल काम को आराम से कर लेना। स्ट्राइड का जो अर्थ होता है तेज, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लंबा कदम चलना। स्ट्राइड मतलब लंबे लंबे कदम चलना। हॉर्स रेसिंग से इसका जो ओरिजिन है वहाँ से आता है। जो रनर्स होते हैं उनकी भाषा से निकला हुआ है। जब कोई घोड़ा या धावक अपनी रिदम में दौड़ रहा होता है और बीच में कोई रुकावट या उभार आ जाता है, लेकिन वह फिर भी बिना लड़खड़ाए अपने कदमों में उसको समाहित कर आगे बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर जैसे ये है एक मतलब ये बाधा आई थी, लेकिन फिर भी ये जो घोड़ा है ये मतलब पूरी की पूरी फुल कैपेसिटी से आगे बढ़ गया, है ना। इसने स्ट्राइड करके इसने चीज़ों को ओवरकम किया, मतलब कि पास कर दिया। उसने इन स्ट्राइड ले लिया, मतलब कि उसने लंबा कदम रखा और वो मुश्किल काम को उसने आराम से कर लिया, हैंडल कामली। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टेक नोटिस, कंसीडर। इजी इडियम है, ध्यान देना, गौर देना, अपने नोटिस में चीज़ों को डालना, ठीक है। तो इजी इडियम है, इसमें तो कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट इडियम है टेक वंस आई ऑफ द बॉल। ये भी है इजी ही कहूँगा मैं तो, मतलब बॉल से अपनी आंखों को, अपने ध्यान को हटा लेना। टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट, ध्यान हटाना। खेल की दुनिया से आया है, विशेष रूप से फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट जैसे गेंद वाले खेलों से जुड़ा हुआ है। बॉल पर जब ध्यान नहीं रहता तो आई ऑफ द बॉल हो जाती है और गेंद को पकड़ने, मारने या बचाने में कोई भी चूक सकता है और यही गलती की वजह बनती है, मतलब कि आपका ध्यान वहाँ से हट चुका है।
नेक्स्ट इडियम है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। मीनिंग होता है एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इनफैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। मतलब इसका मतलब हो जाता है एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को जैसा वो दिखता है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इनफैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। मतलब बिना ये सोचे कि वो वास्तव में कैसा है, मतलब वो कैसा होगा, ये सब बिना सोचे किसी चीज़ को सामने से ही फेस वैल्यू से ही किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, बिना अधिक सोच विचार के स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को। यह मुहावरा कौन से आया है? फेस वैल्यू शब्द का उपयोग पहले सिक्कों और कागजी मुद्रा के संबंध में होता था। ठीक है, इसका मतलब होता था सिक्के या नोट पर जो मूल्य लिखा है वही उसकी फेस वैल्यू है, भले ही उसकी असली अंतर्निहित कीमत उससे अलग हो। बिना संदेह किए किसी बात को जैसा सुना या देखा है वैसा ही मान लेना, इसका मीनिंग हो जाता है किसी को फेस वैल्यू से आपने जज कर लिया है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे हिसाब से इडियम ईजी है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू हैंडल डिफिकल्टीज, टू डील विद ए डिफिकल्ट और डेंजर सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। साहसपूर्वक मुश्किलों का सामना करना। ईजी है, समझ चुके होंगे आप। बाकी किसी बुल को उसके हॉर्न से, उसके सींग से ऑपरेट करना तो साहसपूर्ण तो कार्य होगा ही। स्पेन और अमेरिकी पशुपालन से इसका जो ओरिजिन है वहाँ से आता है। गाय या भैंस और सांड को काबू में करने की क्रिया से जुड़ा हुआ है। जब कोई सांड बुल बेकाबू हो जाता है तो उसको सींग जो उसके हॉर्न्स होते हैं उससे पकड़कर उसको कंट्रोल करना ये सबसे जोखिम भरा तरीका होता है। यह कार्य साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास की मांग करता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे मतलब कि साहसपूर्वक मुश्किल से किस चीज़ का सामना करना। ठीक है, इमेज भी देख सकते हैं आप, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक द हीट। रिसीव क्रिटिसिज्म, आलोचना सहना। हीट जो है गर्मी, शब्द का अर्थ है केवल तापमान नहीं बल्कि तनाव, दबाव, आलोचना को दर्शाने के लिए मेटाफर के रूप में यूज होता है। यह मुहावरा मुख्य रूप से अपराध, पुलिस जांच से जुड़ी भाषा से आया है। जब पुलिस किसी संदिग्ध पर दबाव बनाती है तो कहा जाता है कि वह हीट बढ़ा रही है, मतलब उस पर मतलब हीट बढ़ा रही है, दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस दबाव को सहता है या किसी टीम की गलती की जिम्मेदारी लेता है तो कहा जाता है कि वह टेक द हीट कर रहा है ना, मतलब कि वो आलोचना को सह रहा है। मतलब जो भी आप पर ब्लेम लगे हैं, आपको सज़ा मिली है, उसको सह रहा है। टेक द हीट मतलब कि किस चीज़ की गर्मी को सहना, मतलब कि किसी चीज़ की जो बुराई है उसको सहना कह सकते हैं, किसी चीज़ का दबाव सहना, किसी चीज़ की गलत जो जिम्मेदारी है, किसी की गलती की जिम्मेदारी को सहना। तो टेक द हीट का मतलब हो जाता है रिसीव क्रिटिसिज्म। जो ये हीट है आप इसका कंटेक्स्ट भी समझ चुके होंगे, मतलब किसी दूसरे के मतलब चीज़ों को, उसके काम को, उसकी जिम्मेदारी को सहना। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से इडियम क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है टेक दी एट दाई वर्ड, मतलब कि ट्रूली बिलीव यू, पूरी तरह से विश्वास करना। देखो ये थोड़ा सा अजीब है यह वाक्यांश, ये जो फ्रेज़ है पहले पुराने के समय में ये जो दी है इसको यू कहते थे और ये जो दाई था इसको योर कहते थे, तो ये बन जाता था टेक यू एट योर वर्ड। तो इसका मतलब हो जाता था किसी के कहने पर बिना शंका किए उस पर विश्वास कर लेना, उसी के अनुसार कार्य करना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से आप विश्वास कर रहे हैं किसी के कहेगा। ठीक है, तो इन दो वर्ड को आप जो अजीब लग रहे हैं इसका मतलब हो जाता है यू, इसका मतलब हो जाता है योर, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब किसी के शब्दों को, सामने वाले के शब्दों को आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से उन पर विश्वास कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टेक टू वंस हील, मतलब कि टू रन अवे इन फियर, रन ऑफ, डर के मारे भाग जाना। ठीक है, इडियम ईजी है, तो देख सकते हैं अपनी हील्स पर कोई भाग गया है तो शरीर के हिस्से जो हील्स होती है, एडिया होती है, उस पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति दौड़ता है उसकी एडिया हवा में ऊपर उठती है, इसलिए हील्स भागने का प्रतीक बन गई। यह मुहावरा मूल विचार इसका यह था कि जब कोई किसी स्थिति से बचने या फिर डरकर भागने की कोशिश करता है तो वह बिना सोचे समझे बस दौड़ पड़ता है, और यही दर्शाने के लिए टेक टू वंस हील्स कहा जाने लगा। यह अक्सर डर, खतरा, हड़बड़ी में की गई दौड़ भाग के संदर्भ में यूज़ होता है। इडियम इजी है, इसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इडियम है टेक अप रूम, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरना, कब्जा करना। पढ़कर ही साफ पता लग रहा है कि आपने यहाँ पर जो रूम है वो रूम कमरा ना होकर स्पेस से रिलेटेड है कि आपने किसी स्पेस को टेकअप कर लिया है, तो मतलब हो जाएगा आपने एक जगह ऑक्यूपाई कर ली है। टेक अप रूम, टेक अप स्पेस एक इडियम है जिसका अर्थ होता है जगह घेरना, स्थान लेना, विशेष रूप से जब वह अनावश्यक या अधिक मात्रा में हो। ठीक है, इडियम ईजी है, देख सकते हैं आप।
मतलब बस आपको रिलेट यही रखना है कि रूम यहाँ पर रूम ना होकर स्पेस के कंटेक्स्ट में है। नेक्स्ट इडियम टेक अप द हैचेट, मतलब कि प्रिपेयर फॉर और गो टू वार, है ना, मतलब प्रिपेयर करना या फिर वार में जाना, युद्ध के लिए तैयार होना। टेक अप द हैचेट ये आदिवासी परंपरा से निकला है। देखो हैचेट क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक तरह की कुल्हाड़ी होती है ना। तो जनजातियों में ये एक परंपरा होती थी कि जब वे युद्ध छेड़ते थे तो जो हैचेट होती थी, एक प्रकार की कुल्हाड़ी को ज़मीन से बाहर निकालते थे। यह प्रतीक होता था कि अब शांति समाप्त हो गई है, मतलब कि अब युद्ध होगा, युद्ध शुरू हो रहा है, इसका मतलब यही होता था। इसके विपरीत ब्यूरी द हैचेट, मतलब कि कुल्हाड़ी को दफनाना, इसका मतलब होता था शांति स्थापना करना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मतलब कि कुल्हाड़ी को उठा लेना, सीधी सी बात है, आप मतलब बता रहे हैं कि मतलब अब युद्ध स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक विद ए पिंच ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, जो तुमने कहा है उस पर पूरी तरह से विश्वास ना करना। टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, मतलब कि पूरी तरह विश्वास न करना, संदेह होना। देखो जो प्लिनी थे, ये मतलब रोमन लेखक थे, इतिहासकार थे, उनकी जो पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी ने एक तरह के जहर के निवारण के लिए एक नुस्खा बताया था, जिसमें लिखा गया कि उसे एक दाने नमक, एक ग्रेन ऑफ साल्ट के साथ लेना चाहिए, है ना, उसको प्लेन नहीं लेना चाहिए। उस समय माना जाता था कि नमक जहर के असर को कम कर सकता है। धीरे धीरे यह वाक्य का अर्थ प्रतीकात्मक रूप लेने लगा और यह दर्शाने लगा कि किसी बात को संपूर्ण सच मानने के बजाय थोड़ा संदेह के साथ लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो नुस्खा बताया था उन्होंने जहर के निवारण के लिए, उसके साथ एक ग्रेन ऑफ साल्ट को यूज़ किया जाता था। मतलब कि पूरी तरह से उन्होंने वो जो एक नुस्खा है उस पर विश्वास नहीं किया था। उसमें एक जो दाना है वो नमक का भी डाला था, ग्रेन ऑफ साल्ट भी डाले थे, मतलब कि उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं था और उन्होंने नमक को भी उसमें यूज़ किया। मतलब कि किसी चीज़ को पूर्ण रूप से सच न मानने की बजाय थोड़ा संदेह रखना उसके साथ, मतलब और कुछ मतलब जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा है वहाँ पर चीज़ों को ऐड कर देना, है ना भाई। नुस्खे में उन्होंने नमक के दाने इसलिए ऐड करे क्योंकि उन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं था, है ना, संदेह था। तो वहीं से इडियम ये बना कि जैसे उनको संदेह था ऐसे ही टेक विद ए पिंच ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब हो जाता है आपको पूरी तरह से किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है, संदेह है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेकन फैंसी, डेवलप लाइकिंग फॉर, लट्टू होना, आकर्षित होना। फैंसी जो मॉडर्न वर्ड है, कल्पना मनोविकृति से रिलेशन है इसका। शुरुआती दौर में फैंसी का मतलब होता था कल्पना में किसी चीज़ की छवि बनाना, किसी चीज़ को पसंद करना बिना तर्क के, सिर्फ भावना से, है ना, फैंसी। धीरे धीरे टू टेक ए फैंसी टू समवन का अर्थ हो गया किसी से लगाव महसूस करना, विशेष रूप से प्यार, रोमांटिक आकर्षण के संदर्भ में। ठीक है, मतलब कि लट्टू होना, आकर्षित होना, मीडियम आप समझ चुके होंगे। टेकन फैंसी, डेवलप लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ के लिए आकर्षित होना। नेक्स्ट इडियम है टेक्स आफ्टर, टू रिजेंबल, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, एक जैसा होना। टेक आफ्टर का मतलब शुरू में था किसी चीज़ का पीछा करना, अनुकरण करना, टेक आफ्टर। धीरे धीरे इस मुहावरे ने एक मेटाफोरिकल अर्थ लिया, किसी की तरह व्यवहार करना, दिखना, आदतों में उसके समान होना। टेक का मतलब हो जाता है लेना, अपनाना। आफ्टर किसी के बाद, उसके समान। ठीक है, किसी के बाद या फिर उसके समान कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब आपने सेम उसके जैसी चीज़ें ही एक्सेप्ट की होंगी, यानी किसी विशेषताओं को आपने अपना लिया है। मतलब कि आप एक जैसे हैं, सेम एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे इसके बाद इसने सेम उसके जैसे कपड़े खरीद लिए तो ये एक जैसे दिखेंगे। इस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेकिंग ए टोल ऑन, टू हार्म और डैमेज समवन और समथिंग स्पेशली इन ए ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे किसी चीज़ का नुकसान पहुंचाना। अब देखो इसकी जो जड़ें हैं टोल शब्द से जुड़ी हैं, जिसका मतलब पुराने समय में होता था कर या शुल्क, आज भी वही होता है। जो लोग पुल पार करते समय सड़कों पर भुगतान करते थे, है ना, उसको टोल कहा जाता था। टोल लेना, टेक ए टोल का मूल अर्थ था रास्ते से गुजरने पर टोल वसूला जाना, यानी हर बार कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता था। समय के साथ इसका मेटाफोरिकल रूप में जो अर्थ बदला, अब यह दर्शाने लगा कोई चीज़ जैसे बीमारी, तनाव, कठिन परिश्रम, युद्ध आदि लगातार हमसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं। कुछ हमारी शक्ति ले रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, भावनात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जैसे टोल हमसे पैसा लेता है, कुछ ना कुछ लेता है, और ऐसे ही धीरे धीरे यह दर्शाने लगा कि कोई ना कोई चीज़, जैसे टोल हमसे पैसा लेता है, ऐसे कोई ना कोई चीज़, चाहे वो बीमारी हो, तनाव हो, कुछ भी हो सकता है, वो हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेती हैं,
हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट से आप इस इडियम को याद रखेंगे। नेक्स्ट इडियम और आज का आखिरी इडियम है टॉक्ड ओवर और डिस्कस्ड। इजी इडियम है किसी चीज़ पर विचार विमर्श करना। टॉक का मतलब हो जाता है बात करना, उसी क्रिया से बना है, और ओवर मतलब कि यहाँ एक विचारशील या गहराई से चर्चा करने को दर्शाने के लिए यूज़ किया गया है। इसका भाव यह है कोई चीज़ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि ठहर कर विस्तार से बातचीत करने के लिए सुलझाई गई है। डिस्कस विचार विमर्श करना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए इडियम के साथ। बाय बाय।